सो स्टार्ट करते हैं। ठीक, क्लियर? देखो, हाँ, लास्ट में मैंने कुछ आपको कंपैरिजन करके बताए थे कि अगर आपके पास में एक फाइन ग्रेन सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, तो किस किस तरह से आप में आपको अलग अलग सॉइल्स में क्या क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। कोर्स ग्रेन थी, फाइन ग्रेन थी, परमेबिलिटी किधर ज्यादा होगी, पोरोसिटी किधर ज्यादा निकल कर आएगा। आपके पास में आया था कि भाई इंडिविजुअल वॉइड का साइज ज्यादा किधर रहेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड किधर ज्यादा निकल कर आएगी। ये सब चीजें आपने डिस्कस की थी ना लास्ट क्लास में, ये सब चीजें हमने डिस्कस की थी इन द लास्ट क्लास। ओके, इससे अलावा कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करे थे, कुछ क्वेश्चन भी हमने देखे थे रिलेटेड टू द मिक्सिंग प्रॉब्लम। मिक्सिंग की अगर प्रॉब्लम है, एक्सकवेशन की प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो भी हमने कुछ डिस्कस करा था। चलो, अब आज के लिए क्या करें, एक जरा लिखो, एक कुछ वैल्यूज बता रहा हूं मैं आपको, उनको लिखना। लिखो सॉइल टाइप, सॉइल टाइप एंड इधर क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एंड अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी में कुछ मेंशन नहीं करा, इसका मीनिंग सिंपल ये है कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जी के बारे में, हम जी के बारे में बात कर रहे हैं। सॉइल टाइप एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। होता क्या है, अगर आपके पास में ऑर्गेनिक सॉइल है, अभी डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल क्या है, किस किस तरह के सॉइल होते हैं, आपके डिस्कस करेंगे वो चीज हम। तो क्लासिफिकेशन पे आओगे तो आप डिस्कस करोगे उसके बारे में। अभी के लिए मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ आपको, सिंस स्पेसिफिक ग्रेविटी आपने डिस्कस किया था, तो कुछ सॉइल्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर सॉइल के बारे में आपको वैल्यू लिखवाई जा रही है। तो आपके पास में अगर ऑर्गेनिक सॉइल है, ऑर्गेनिक सॉइल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। और ऑर्गेनिक सॉइल द स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू विल बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 1 to 1 से 2 के बीच में लाई करेगी। आपके पास में सैंड या फिर ग्रेवल है, सैंड या फिर ग्रेवल है, सैंड है, ग्रेवल है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली लाई करेगी आपकी 2.65 से 2.68 के रेंज में, इस रेंज में लाई करेगी। सो सैंड या फिर ग्रेवल है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली आपका 2.65 से 2.68 के बीच में लाई करेगा। अगर आपके पास में ऑर्गेनिक सॉइल है तो 1 से 2 के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट आपके पास में आता है, नेक्स्ट आपके पास में आता है कि अगर आपके पास में कोई इनऑर्गेनिक क्ले है, स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी लाइंग इन द रेंज ऑफ 2.70 से 2.80 के बीच में लाई करेगा। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू आपको बताई गई है। अब ऐसे याद रखना कि जनरली हमारे पास में जो ऑर्गेनिक सॉइल्स होता है, ऑर्गेनिक सॉइल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से 2 के बीच में लाई करती है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में लाई करती है। मोस्ट ऑफ द इनऑर्गेनिक सॉइल जो होंगी, इनऑर्गेनिक सॉइल्स की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, इनऑर्गेनिक सॉइल्स की आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी देखने को मिलेगी इन द रेंज ऑफ 2.6 से 2.9 के बीच में देखने को मिलेगी। बस आप ये दो वैल्यू याद रखो। इनके अंदर जो ये है, जैसे सब कैटेगरी जो है ना, सैंड एंड ग्रेवल, इनऑर्गेनिक क्ले, इनकी अलग से याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस मैंने बता दिया आपको यहाँ पे। अगर आप ओवरऑल भी याद रखोगे तब भी काम चल जाएगा कि यहाँ भी ऑर्गेनिक सॉइल की 1 से 2 के बीच में होती है एंड इनऑर्गेनिक सॉइल्स की आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 से लगभग 2.9 के बीच में होगी। जस्ट ये वैल्यू आप याद रखिएगा। ठीक है, जस्ट एक सिंपल सी वैल्यू है, इसको याद रखना। तो मेनली आप दो ही वैल्यू याद रखो, इनके लिए अंदर से याद रखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई इनऑर्गेनिक का कितना है, सैंड का कितना है, ग्रेवल का कितना है। सिंपल क्या याद रखोगे, ऑर्गेनिक के लिए इतना होता है लगभग, इनऑर्गेनिक के लिए लगभग कितना होता है, इस रेंज में होती है वैल्यूज, इस रेंज में वैल्यूज होती है लगभग। सो ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। फिर इसके बाद आगे शुरू कर रहे हैं टॉपिक। बोलो। ओके, नोट कर लिया सबने? चलिए, यहां तक क्लियर है सभी को। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख के दिखा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके पास में, और ये फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है ना, आप ये मान लो कि लास्ट में आप जितने भी अभी तक टॉपिक पढ़ोगे, पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स में आप लास्ट तक जितने भी टॉपिक पढ़ोगे, इन ऑल द टॉपिक्स, हर एक टॉपिक के अंदर आपको इन फॉर्मूलों को अप्लाई करना पड़ेगा। इनका डेरिवेशन भी मैं आपको करा दूंगा। बाकी जो फॉर्मूले मैं अभी आपको लिखने जा रहा हूँ, आप ये मान लो पूरी की पूरी सॉइल मैकेनिक्स का बेस है, पूरी सॉइल का बेस है। लास्ट तक आप कोई भी चैप्टर पढ़ लो, रिटेनिंग वॉल, शियर स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, फाउंडेशन, हर टॉपिक में आपको इन फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब आपका आने वाला है फॉर्मूले से रिलेटेड। डेरिवेशन भी इनका आपको करा दूंगा। अभी के लिए फॉर्मूले लिखिए पहले। सो फॉर्मूला क्या है आपके पास में, देखो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं अभी हम, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। सो क्या है नेक्स्ट आपके पास में, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आपके पास में।
इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखो क्या क्या फॉर्मूले हैं। जो फर्स्ट फॉर्मूला आप लिखोगे यहाँ पे, एक होगा आपके पास गामा बल्क, गामा बी का मीनिंग आप समझते हो, गामा बी मतलब गामा बल्क, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई फॉर्मूला होता है। सो फॉर्मूला क्या है, जी प्लस एस सी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। सो गामा बल्क इज इक्वल टू जी प्लस एस सी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पर आपको क्लियर हैं। ये जी क्या है यहाँ पे, जी बताइए, जी का मीनिंग क्या है, जी है क्या, जी क्या है, जी क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉलिड्स की, यस। जी प्लस एस इंटू गामा डब्ल्यू अपन 1 प्लस, ये फर्स्ट है आपके पास में। सेकंड पे आते हैं, देखो सेकंड की बात करेंगे। अभी आपने फर्स्ट फॉर्मुला लिख लिया है, फर्स्ट फॉर्मुला आपने लिख लिया है कि जी प्लस एस सी अपॉन 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू होता है। मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे ड्राई सॉइल की बात करूंगा, अगर अच्छा यहाँ पे जी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, एस क्या है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ई क्या है, वॉइड रेशियो, एंड गामा डब्ल्यू क्या है, इट इज द यूनिट वेट ऑफ द वाटर। गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ द वाटर, क्लियर है, यूनिट वेट ऑफ वाटर। अच्छा एक बात समझना, अगर मैं इसी सेम फॉर्मूले को, अगर मैं इसी सेम फॉर्मूले को लिखना चाहूँ डेंसिटी के टर्म्स में, ये आपने लिखना है इन द टर्म्स ऑफ द बल्क यूनिट वेट, आपने ये यूनिट वेट के टर्म में लिखा है। अगर मैं इसी सेम फॉर्मूले को डेंसिटी के टर्म में लिखूंगा ना, एक लिखकर बता रहा हूँ जस्ट, तो इसी को आप डेंसिटी के टर्म्स में किस तरह लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, रो बी, यहाँ पर बस रो आ जाएगा, और जी प्लस एस ई इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो डब्ल्यू आ जाएगा, रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा आपके पास में। सो एक जैसे आप यूनिट वेट के टर्म में लिख लो या फिर आप डेंसिटी के टर्म में लिख लो। अगर आप डेंसिटी के टर्म में लिख रहे हो तो यहाँ पर डेंसिटी कितना होगा, 1000 होगा, वैल्यू भी किसमें आएगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में निकल कर आएगी। अगर आप यूनिट वेट के टर्म में लिख रहे हो तो क्या लिखोगे, 9.81 लिखोगे, और यहाँ पे वैल्यू किसमें निकल कर आएगी, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ही निकल कर आएगी। नाउ सेकंड फॉर्मूले की हम बात करते हैं। अब सेकंड फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, अब देखना जरा, हमें पता है कि भाई ड्राई कंडीशन में, ड्राई कंडीशन के लिए, ड्राई कंडीशन अगर सपोज आपके पास में है, सपोज करो आपके पास में क्या है, ड्राई कंडीशन, एस कितना होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एस फॉर ड्राई कंडीशन, एस के लिए ड्राई कंडीशन में कितना होगा वैल्यू, 0 होगा। एस की वैल्यू रहेगी आपके पास में 0, 0 वैल्यू रहेगी, इसकी वैल्यू रहेगी 0। अगर एस की वैल्यू है 0, अगर एस की वैल्यू 0 है, तो ये जो ऊपर आपने फॉर्मूला लिखा है ना बल्क यूनिट वेट के लिए, मुझे ये बताओ, अगर मैंने कंडीशन ड्राई मान ली, लेट अस सपोज मैं बात कर रहा हूँ कंडीशन ड्राई है, अगर कंडीशन ड्राई है तो उस केस में बल्क यूनिट वेट किसके बराबर होगा, अगर कंडीशन ड्राई है तो बल्क यूनिट वेट किसके लिए होगा, किसके बराबर होगा, सेकंड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। अगर कंडीशन ड्राई है तो उस केस में बल्क यूनिट वेट किसके बराबर होगा, ड्राई के बराबर होगा ना। तो बल्क ड्राई कंडीशन मान ली मैंने, तो उस केस में बल्क यूनिट वेट किसके बराबर बन जाएगा, ड्राई के बराबर बन जाएगा। तो इसको क्या लिखो, गामा डी लिखो। अब देखो यहाँ पे एस कितना है, 0 है, ऊपर वाले फॉर्मूले में एस को क्या पुट कर लो, 0 पुट कर लो भाई। ये फॉर्मूला था आपके पास, एक जनरल फॉर्मूला है बल्क यूनिट वेट के लिए। अब हमने क्या करा, लेट अस सपोज हम कंडीशन मान के चल रहे हैं ड्राई कंडीशन, तो अगर ड्राई कंडीशन है तो बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट के बराबर हो जाएगा। ड्राई कंडीशन है, एस को कितना पुट करो यहाँ पे, 0 पुट करो इस अबव फॉर्मूले में। तो अगर एस को 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत पूछे जाते हैं और बहुत अप्लाई भी आपको करने पड़ेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी खुद से कि हाँ किस तरह से अप्लाई करने पड़ते हैं। सो क्या होगा, जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस, ये आपके पास में दूसरा फॉर्मूला आ गया निकल के। थर्ड रिलेशन, थर्ड। नाउ बात करते हैं थर्ड के बारे में। आपने नॉर्मल एग्जिस्टिंग कंडीशन की बात कर ली, ड्राई कंडीशन की आपने बात कर ली है, ये ड्राई कंडीशन में है। अब बात करते हैं, लेट अस सपोज कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड कंडीशन, कंडीशन कैसी है, सैचुरेटेड है, एस किसके बराबर होगा, एस कितना होगा, एस कितना होगा, 1 होगा, एस विल बी इक्वल टू 1। एस की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 1 हो जाएगी। अगर एस की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मुझे ये बताओ बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगा, बल्क यूनिट वेट किसके बराबर हो जाएगा, बल्क यूनिट वेट गामा सेट के बराबर ना, इट विल बी इक्वल टू गामा सैचुरेटेड। तो यहाँ पे क्या लिखो, गामा सेट के बराबर हो गया। इसी ऊपर वाले फॉर्मूले में जो बल्क यूनिट वेट वाला आपका फॉर्मूला था ना, उसी में एस को कितना पुट कर लो, 1 पुट कर लो, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस ई आ जाएगा फॉर्मूला आपके पास में। बोलो क्लियर है नहीं। सो क्या बना, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस
ई हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, जी प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई हो जाएगा। तो याद रखने का भी तरीका क्या है, आप इस फॉर्मूले को याद रखो, ऊपर वाले को। यहाँ पे एस को 0 पुट करोगे तो गामा डी का फॉर्मूला बन गया, एस को 1 पुट कर दो तो सैचुरेटेड यूनिट रेट का फॉर्मूला बन गया, गामा सेट का फॉर्मूला बन गया आपके पास में। क्लियर है? नाउ फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। फोर्थ जो होगा, अब ये सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके पास में, ये सब रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी बात कर रहे हैं यहाँ पे अपना। फोर्थ है आपके पास में, फोर्थ एक रिलेशन मैंने आपको बताया था, क्या रिलेशन होता है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गामा सबमर्ज एंड गामा सैचुरेटेड? क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, गामा सबमर्ज एंड गामा सैचुरेटेड के बीच में? क्या रिलेशन होता है दोनों के बीच में, गामा सबमर्ज एंड गामा सेट के बीच में? क्या रिलेशन था दोनों में? सब इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड माइनस डब्ल्यू। यस, सो रिलेशन होता है आपके पास में एक, ये फोर्थ फॉर्मूला है। फोर्थ है आपके पास में कि भाई गामा सबमर्ज इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, एक ये रिलेशन होता है, ये फोर्थ आ गया। सो कैसे कैसे हो रहे हैं, फर्स्ट आपके पास में ये था ऊपर, सेकंड आपके पास में फिर ये रिलेशन रहा, थर्ड आपके पास में फिर ये रिलेशन रहा, फोर्थ आपके पास में फिर ये रिलेशन आया। नाउ फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ अभी मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, डेरिवेशन पार्ट में आपको करा दूंगा इसका फिर, है ना। फॉर्मूले पहले एक साथ सारे नोट कर लेते हैं, देन इसका हम डेरिवेशन पार्ट करेंगे। फिफ्थ आपके पास में जो आएगा, दैट फिफ्थ फॉर्मूला विल बी, गामा सबमर्ज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक और फॉर्म है जिसमें आप गामा सबमर्ज को लिख सकते हो, क्या, g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा डब्ल्यू। ये भी एक तरीका है आपके पास में लिखने का, एक तरीका ये भी है आपके पास में लिखने का, जिस तरह से आप इसको लिख सकते हो। बोलिए क्लियर हुआ या नहीं हुआ सबको? सो 5 फॉर्मूले आपने देख लिए हैं, 5 फॉर्मूले आ चुके हैं आपके पास में। डायरेक्टली आपसे कई बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला भी पूछा गया है, और फॉर्मूले का एप्लीकेशन तो बहुत है ही, इनका बहुत एप्लीकेशन है फॉर्मूलों का। सो सिक्स्थ पे आते हैं। सिक्स्थ फॉर्मूला जो आपके पास में होगा, कुछ की डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कुछ के डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या होता है, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी ड्राइव करवा रखा है। एक होता है आपके पास में सेवंथ, सेवंथ विल बी व्हाट, ई इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n होगा, n अपॉन 1 माइनस n होगा, ये भी आप जानते हो। एक होगा एट्थ, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू, दैट इज टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई होगा, ये आपको पता है। नाइन्थ होगा आपके पास में क्या, वेट ऑफ सॉलिड्स इज इक्वल टू टोटल वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू होगा, ये भी फॉर्मूला होगा आपके पास में, ये भी आपको पता है, ये भी तो फॉर्मूला होता है। यहां तक क्लियर है सारे फॉर्मूले? टेंथ, एक होगा आपके पास में रिलेशन, एक रिलेशन होगा आपके पास में, क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो अब लिख रहे हैं, एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी, ये फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू जी। टर्म जो है वही सेम मीनिंग है जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ई वॉइड रेशियो, एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा बल्क बल्क यूनिट वेट, है ना, गामा बी बल्क यूनिट वेट, एन पोरोसिटी, ई वॉइड रेशियो, ई वॉइड रेशियो, एस डिग्री ऑफ सैचुरेशन, गामा सबमर्ज सबमर्ज यूनिट वेट, गामा सेट सैचुरेटेड यूनिट वेट, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ द वाटर। सारे तो आपको क्लियर है, सारे सिंबल्स, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, तो ये फॉर्मूला आपने डिस्कस कर ली। नाउ अब जो नेक्स्ट हम लिखेंगे ना, यहाँ पे देखो, एक आपके पास में क्या आएगा, एक आपके पास में आएगा कि गामा ड्राई, 11th होगा ये, गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, मतलब वाटर कंटेंट। एक ये फॉर्मूला होगा आपके पास, गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, यानी कि बल्क, गामा बल्क बल्क यूनिट वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वाटर कंटेंट है, डब्ल्यू क्या है आपके पास में, वाटर कंटेंट है। सो ये क्लियर हुआ सभी को। एक लास्ट रिलेशन आपके पास में बचा है, और अभी एक फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, अगर आप लिखोगे यहाँ पे, तो 12th में लिख रहा हूँ अभी ना, 12th जो होगा आपका,
देखिएगा 12th क्या है, गामा डी। गामा डी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, 1 माइनस नीटा ए इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस डब्ल्यू जी। ये भी एक आपके पास में रिलेशन रहेगा। सो गामा ड्राई इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा ए इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। बोलो यहाँ तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इन फॉर्मुलों में? सो 12 रिलेशन यहाँ पे आपने देखे हैं अभी। अब इनका डेरिवेशन करा दूंगा मैं आपको। बाकी ये सारे के सारे जितने भी फॉर्मुले हैं ना, ये सारे के सारे फॉर्मुले आपको टिप्स पे होने चाहिए। ये सारे के सारे फॉर्मुले आपके टिप्स पे होने चाहिए। इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हैं, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। आप लास्ट तक किसी भी टॉपिक में जाओगे ना, हर चैप्टर में आपको इन फॉर्मुलों को अप्लाई करना पड़ेगा, हर चैप्टर में। एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं यहाँ पे। 12th हो गया ना, 13th इज इक्वल टू एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1 होता है। एंड 14th क्या होगा, परसेंटेज एयर वॉइड इज इक्वल टू एन इंटू ए सी होगा। बोलो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम इस पूरे के पूरे जो भी आपके पास में सारे के सारे फॉर्मुले लिखे हैं यहाँ पे? बताइए जरा, एक बार बताओ मुझे, कंफर्म करो सब लोग कि हाँ क्लियर है सब कुछ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे फॉर्मुले। आपको ये सारे के सारे फॉर्मुले जो हैं, आप ये मान के चलो कि आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कत रहेगी काफी। चलो, सो ये क्लियर होगा ना? ओके, क्लियर है यहाँ तक सब? यहाँ तक क्लियर है सभी को सब कुछ? ये जितने भी फॉर्मुले आपने लिखे हैं, सारे के सारे फॉर्मुले आपको याद होने चाहिए। अब इनका आप धीरे धीरे एप्लीकेशन देखते रहोगे। सो क्या है, गामा बल्क इज इक्वल टू व्हाट, जी प्लस एस सी गामा डबल अपॉन 1 प्लस सी। गामा ड्राई कितना हो जाएगा, जी इंटू गामा डबल अपॉन 1 प्लस सी। गामा सैचुरेटेड कितना हो गया आपके पास में, जी प्लस इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। गामा सबमर्ज, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू होता है। गामा सबमर्ज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, गामा सैचुरेटेड, गामा सबमर्ज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जी माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इंटू गामा डब्ल्यू। एस प्लस ए सी इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू एन इंटू ए सी। फिर n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। वी एस टोटल वॉल्यूम अपॉन 1 प्लस ई। वेट ऑफ सॉलिड्स टोटल वेट अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। एस इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। गामा ड्राई इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू। गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस नीटा इंटू जी इंटू गामा डब्ल्यू 1 प्लस डब्ल्यू जी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सभी को। फिर आगे चलते हैं हम ना। देखो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, ठीक है, नेक्स्ट करना डिस्कस। एक क्वेश्चन करेंगे जरा, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए जरा सब लोग। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन करो क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास में, प्रैक्टिस करना साथ साथ। क्वेश्चन लिखो एक जरा। ए सॉइल सैंपल हैज, लिखो, अ सॉइल सैंपल हैज ए सॉइल सैंपल हैज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, सो क्या लिखेंगे, ए सॉइल सैंपल हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.70, हैज a specific gravity of 2.70, has a specific gravity of 2.70 and 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 mass specific gravity of and mass specific gravity of and mass specific gravity of mass specific gravity of 1.80 and mass specific gravity of 1.80 and mass specific gravity of 1.80, ठीक है। सो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, 1.80 आपको दे रखा है क्वेश्चन में। नाउ आगे क्या बोला है, आगे बोला है इन्होंने कि assume the soil to be perfectly dry, 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 determine the void ratio, determine the void ratio of the soil mass, determine the void ratio of the soil mass। करो जरा सॉल्व करो। डिटरमाइन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास, वॉइड रेशियो बताइए सॉइल मास का। करो सॉल्व। डिटरमाइन द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल मास, बताओ। करो सॉल्व, सॉल्व करो।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सॉल्व करो। बताओ 0.5 आ रहा है। एक बार जरा सब लोग बताओ तो वो उससे मैच हो जाएगा ना, वेरीफाई कर लो सब लोग। 0.5 आ रहा है मतलब सबका कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। सभी का कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है आंसर ना। 0.5 आ रहा है सबका आंसर। देखो कैसे करना है, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। आपने जो चीजें पढ़ रखी हैं बस उन्हीं को अप्लाई करवाना है। क्या बताया आपको? यस सर 0.5 आ रहा है। देखो जस्ट क्या दिया है आपको क्वेश्चन में। ओके जीरो, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है, यानी कि जी की वैल्यू आपको बताइए कितना? 2.70। जी की वैल्यू आपको बताइए 2.70 एंड इसने क्या बोला है आपको? जी एम मास स्पेसिफिक ग्रेविटी की भी वैल्यू आपको बताइए कितना? 1.80 बताइए, 1.80 बताइए। अब इसमें कंडीशन क्या हमें पकड़नी थी? बस इसने क्या बोला है? सॉइल कैसी है? परफेक्टली ड्राई है। सॉइल इज परफेक्टली ड्राई। सॉइल कैसी रहेगी हमारी? परफेक्टली ड्राई रहेगी, ऐसा इसने बोला है क्वेश्चन में हमें। अगर हमारी सॉइल परफेक्टली ड्राई है तो हम मान सकते हैं क्या? गामा बल्क किसके बराबर है? गामा डी के बराबर है। जस्ट ये हमें पता है। सॉइल कैसी है? परफेक्टली ड्राई है। अगर परफेक्टली ड्राई है सॉइल तो गामा बल्क किसके बराबर होगा? गामा डी के बराबर होगा। तो आप जानते हो जी किसके बराबर होता है? जीएम। जीएम होता है गामा बल्क बाय गामा डब्ल्यू होता है। आप यहां से क्या लिखोगे? गामा बल्क को गामा ड्राई के बराबर लिख लो इसको, अपॉन गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। अपॉन क्या लिख सकते हैं? गामा डब्ल्यू लिख सकते हैं। बस ये जस्ट एक सिंपल सा आपको थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना था। अब तो कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में। जीएम की वैल्यू आपके पास में कितना है? 1.8 है, इज इक्वल टू गामा डी। गामा डी के लिए अब ये एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। फॉर्मूला क्या होता है? जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई फॉर्मूला था, है ना। सो क्या होगा? जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई अपॉन 1 + ई इंटू गामा डब्ल्यू था है। और डिवाइड में क्या आएगा? गामा डब्ल्यू आएगा। यहां से क्या करो अब, ये गामा डब्ल्यू क्या हो गया? कैंसिल हो गया। जस्ट इसको सॉल्व कर लो। 1.8 इज इक्वल टू, और जी की वैल्यू आपको कितना बता रखा है? जी बता रखा है आपको 2.70 इंटू गामा डब्ल्यू आपके पास में कितना है? अच्छा एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गलती कर दी ना, 2 बार लिख दिया गामा डब्ल्यू को। एक ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे, गामा डब्ल्यू आपने 2 बार लिख दिया था ना। सो ये कैंसिल होगा ना। जी कितना है आपके पास में? ये है 2.70 है, डिवाइडेड बाय 1 + ई कितना है? आपको ई कैलकुलेट करना है। ई आपको कैलकुलेट करना है, कर लो कैलकुलेट। कितना आ रहा है सॉल्व करके? बताओ कितना आ रहा है? कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है? ये 0.5 आ रहा है ना। आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है 0.5 आ रहा है। आ रहा है आंसर 0.5। सो 0.5 आ रहा है सभी का आंसर। बताओ किसी तरह का कोई डाउट है इसमें? क्वेश्चन में वो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं पीछे वो आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सही से सीख लिए तो बहुत ईजिली आप इस क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व। बस रिक्वायरमेंट है कि जस्ट वो कॉन्सेप्ट आपसे प्रॉपर्ली आने चाहिए जो आपने पहले पढ़े हैं अभी तक। एक बार बताओ जरा मुझे कि कोई दिक्कत है इसमें क्वेश्चन में? किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम किसी तरह का? आपको जी की वैल्यू बता रखी है, आपको जीएम भी पता है, आपको सॉइल बोला है परफेक्टली ड्राई। हमें पता है अगर सॉइल परफेक्टली ड्राई है तो गामा बल गामा डी के बराबर होता है। तो आप यहाँ से जीएम को क्या लिख सकते हो? गामा बल बाई गामा डब्ल्यू होता है ना जीएम, इसको क्या लिख दोगे? गामा डी बाई गामा डब्ल्यू। अब नाउ क्या करना है? जस्ट गामा डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो। कितना हो जाएगा? जी गामा डब्ल्यू 1 + ई, गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल हुआ। जी की वैल्यू आपको पता था, ई क्या कैलकुलेट कर लोगे आप यहाँ से? आंसर आ जाएगा 0.5 आ जाएगा आंसर। बोलो जरा क्लियर है नहीं है?
सबको ये वाला जो क्वेश्चन था सभी को क्लियर है? कोई किस तरह का डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई डाउट किसी को? ओके, क्लियर है सबको ना? चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह का है कि पेपर 1 में भी बन जाता है और पेपर 2 के लिए कन्वेंशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, पेपर 1 के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होता है इस तरह की प्रॉब्लम्स, एंड पेपर 2 के हिसाब से भी कन्वेंशनल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम बनते हैं इस तरह के, जैसे अभी हम करने वाले हैं सॉल्व। एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं अभी, उसको ध्यान से करना सॉल्व। कॉन्सेप्ट आपका उसने कॉन्सेप्ट उसका आपने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। सो जस्ट क्या है, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। पहले इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट लिखो जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट लिखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट लिखो। सो क्या बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन में, एन एयरपोर्ट रनवे, एन एयरपोर्ट रनवे, लिखो क्वेश्चन में एन एयरपोर्ट रनवे, एन एयरपोर्ट रनवे नीड्स, एन एयरपोर्ट रनवे नीड्स 6 lakh, needs 6 lakh, 1 2 3 4 5 6 lakh meter cube. An airport runway needs 6 lakh meter cube of soil, of soil, of soil, compacted to a void ratio of, compacted to a void ratio of, compacted to a void ratio of, compacted to a void ratio of 0.75. क्या बोला? compacted to a void ratio of 0. compacted to a void ratio of 0.75, compacted to a void ratio of 0.75. अब आगे क्या बोला है आपको? आगे लिखो, there are two borrow pits A and B. 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 From where, from where the soil required, from where the soil required can be taken. 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 अब आपको क्या बताना है कि which of the following, which of the following two borrow pits, which of the following two borrow pits, which of the following two borrow pits, which of the following two borrow pits would be, would be, would be, which of the following two borrow pits would be more economical. Which of the following two borrow pits, which of the following two borrow pits would be more economical. Which of the following two borrow pits would be more economical. So स्टेटमेंट लिख लिया सबने? एक बार बताओ जरा सब लोग कि सबने स्टेटमेंट लिख लिया है? सबने ये वाला स्टेटमेंट लिख लिया है जो बताया अभी? अब देखो ये जो प्रॉब्लम बताया ना अभी आपको, ये कन्वेंशनल के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका, और इस तरह के प्रॉब्लम आपको पेपर 1 में भी बहुत देखने को मिल जाएंगे। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पेपर 1 में भी आपको इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम मिल जाएंगे। अब देखो जरा, अब उन दोनों से रिलेटेड वो जो दो बोरोपिट थे ना आपके पास में, उन दोनों से रिलेटेड आपको कुछ डाटा दे रखा है। डाटा कहाँ पर है? ये आपको डाटा दे रखा है। देखो दोनों बोरोपिट की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, दोनों बोरोपिट की आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई बोरोपिट ए जो है उसमें जो सॉइल प्रेजेंट है, बोरोपिट ए में सॉइल जो प्रेजेंट है उसका वोल्ट रेशियो 0.8 है, बोरोपिट बी में जो सॉइल है उसका वोल्ट रेशियो इतना है। अगर आप ए से ट्रांसपोर्टेशन करोगे सॉइल का, अगर आप ए से सॉइल को लेकर आओगे तो वहां पे आपका जो कॉस्ट लगेगा वो 10 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से लगेगा। बी से अगर आप सॉइल लेकर आओगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से लगेगा। तो बताओ जरा इनमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल होगा आपके लिए? बोलो जरा कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल होगा? ट्राई करो क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट हमने इससे रिलेटेड पूरा डिस्कस कर रखा है। इनफैक्ट मैंने ये भी बताया था कि कहीं पे भी इस तरह के प्रॉब्लम आपको दिखाई देंगे तो आप उनको किस तरह से अप्रोच करोगे। करो जरा, ट्राई करो, ट्राई करो क्वेश्चन। क्वेश्चन ट्राई करके देखो,
कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं इससे रिलेटेड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पुरानी क्लासेस सही से पकड़ कर रखी है ना, सही से कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं, तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को कर दोगे कि दोनों में से कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल होगा, ये आपको बताना है। करो ट्राई। टाइम है आपके पास में 2-3 मिनट का, 3-4 मिनट में करो इसको सॉल्व जरा आराम से, 2-3 मिनट में। ए, आपने ए बोला है। चलो आगे कोई और किसी का आया आंसर? और किसी का आंसर आया? अब देखो जरा, कल की डेट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी साइट पे, सपोज करो, वहां भी आपको क्या कराना होगा कि कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा। लेट अस सपोज आपको कंस्ट्रक्शन कराना पड़ रहा है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको एयरपोर्ट बनवाना था, आपको एयरपोर्ट बनवाना था, आपको सॉइल मंगानी है। देखो अभी बी आ रहा है आंसर, मतलब आपने ए भी बोल दिया, आपने बी भी बोल दिया। एक ही ऑप्शन बोलना चाहिए वैसे। अगर आप दोनों ऑप्शन बोल रहे हो मतलब कहीं पे मिस्टेक करी है आपने, मिस्टेक करी है, गलती हुई है ना? वो कोस्ट नहीं देखा मैंने, हाँ बिल्कुल वो देखना था ना आपको। आई थिंक कि आपने शायद चलो करो इसको सॉल्व करो, देखते हैं फिर करते हैं अभी। करो आंसर। और आया आंसर किसी का? हम्म, बी आ रहा है आपका भी बी आ रहा है आंसर। और किसी का आंसर? थोड़ा सा कैलकुलेशन, हाँ बी आ रहा है बिल्कुल, देखो मतलब आंसर आ रहे हैं सबके ना, सबका आंसर आ रहा है धीरे धीरे। बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, आप कॉन्सेप्ट क्या लगाओगे, जस्ट आपको ये पकड़ना है। आपको इकोनॉमी चेक करनी है, कौन सा आपको सस्ता पड़ेगा। देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ना। आई थिंक कि सफिशिएंट टाइम मैंने आपको दे दिया है, 3-4 मिनट का टाइम दे दिया है, मतलब बाकी लोगों का आंसर आ गया है अगर तो, मतलब आपका भी आ जाना चाहिए था, तो एक सफिशिएंट टाइम आपको मिल चुका 3-4 मिनट का इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। हाँ बिल्कुल बी आ रहा है, देखो कैसे करेंगे सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट समझो। आपको क्या करना है, हाँ मतलब सभी के आंसर आ रहे हैं, बी आ रहे हैं सबका आंसर ना, तो समझ में आ गया आपको किस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखो जरा, आपको क्या करना है, आपको एक एयरपोर्ट का रनवे कंस्ट्रक्शन कराना था, एयरपोर्ट रनवे आपको कंस्ट्रक्ट कराना था। ओके, एयरपोर्ट रनवे की कंस्ट्रक्शन करानी थी। क्या है, रनवे, R4 मतलब रनवे, रनवे कंस्ट्रक्शन कराना था। अब रनवे में जो टोटल सॉइल की आपको रिक्वायरमेंट है, रनवे की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जो टोटल सॉइल की रिक्वायरमेंट है वो इसने बता रखी है 6 लाख, 6 लाख मीटर क्यूब। इतनी टोटल सॉइल की आपको रिक्वायरमेंट है, 6 लाख मीटर क्यूब वॉल्यूम है रनवे का। या फिर आप ये बोल दो कि इतना सॉइल की आपको रिक्वायरमेंट है रनवे के लिए। ठीक है, क्या बोला क्वेश्चन में क्या बोला है एग्जैक्टली, स्टेटमेंट क्या है? हाँ यस, आपका जो रनवे है, रनवे को कितनी सॉइल रिक्वायरमेंट है, रनवे को रिक्वायरमेंट है 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? अब जो रनवे में जो आपकी सॉइल यूज होगी ना, जो रनवे में जब आप सॉइल को यूज करोगे, रनवे में जब आपको सॉइल को यूज करोगे, तो क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी आपको पता लग गई। अब जब रनवे में जब आप सॉइल को यूज करोगे, तो यहाँ पर रनवे के लिए वॉइड रेशो आपको कितना बता रखा है इसने, रनवे में जो सॉइल है उसका वॉइड रेशो आपको दे रखा है 0.75। तो आपको क्या करना है, आपको एक रनवे कंस्ट्रक्शन करना है। उस रनवे की कंस्ट्रक्शन के लिए आपको रिक्वायरमेंट है किसकी, 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल की रिक्वायरमेंट है। इसका वॉइड रेशो कितना है, यहाँ पे रनवे में जो सॉइल है उसका वॉइड रेशो कितना होगा, 0.75 होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल लेकर आनी है। क्लियर है? इतनी सॉइल की मतलब रिक्वायरमेंट है, या फिर आप ये बोल दो इतना रनवे की कैपेसिटी है आपकी। आपको यहाँ पे सॉइल लेकर आनी है इतना रनवे कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ए है और दूसरा ऑप्शन बी है। एक ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन क्या है, बी है। अब इसने क्या बोला आपको, इसने क्या बोला कि भाई ए में जो सॉइल है, ए में जो सॉइल है, बोरोबिट ए है। यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास में, दो पिट है आपके पास, पिट ए है और ये क्या है आपके पास में, पिट बी है। आप या तो पिट ए से लेकर जाओ सॉइल यहाँ पे, या फिर आप पिट बी से लेकर जाओ सॉइल यहाँ पे। ठीक है, दोनों से आप लेके जा सकते हो, लेकिन आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा आपको ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, इन दोनों में से ज्यादा आपको कौन सा इकोनॉमिकल पड़ेगा। अब इसने ये बताया कि ए जो है इसके लिए यहाँ पे ईए की वैल्यू, वॉइड रेशो की वैल्यू इसने कितना दे रखा है, 0.8 दे रखा है। और इसके लिए वॉइड रेशो कितना दे रखा है, ईवी दे रखा है आपको 0.1
1.70 दे रखा है, 1.70 दे रखा है इसमें वैल्यू। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको बता रखा है कि भाई अगर आप ए से लेकर आओगे तो आपका 10 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से चार्ज होगा, बी से लेकर आओगे तो 5 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से चार्ज होगा। तो आपको जस्ट क्या करना है अब इसमें, आपको चार्जेस ने बताए, चार्जेस ने बता दिया। मुझे अगर सपोज करो इकोनॉमी चेक करनी है, मुझे पता करना है इकोनॉमिक कौन सा होगा, सस्ता कौन सा पड़ेगा आपके लिए, तो मुझे क्या देखना होगा, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है आपको ये पता करना पड़ेगा। टोटल कॉस्ट आप कैसे बताओगे, देखो जरा सिंपल है। टोटल कॉस्ट अगर आपको इकोनॉमी चेक करनी है, इकोनॉमी चेक करने का सिंपल सा तरीका क्या है, आप टोटल कॉस्ट कंपेयर करो दोनों में से कितना कितना कॉस्ट लगेगा दोनों में। टोटल कॉस्ट देखो ए से कितना टोटल कॉस्ट लगेगा एंड टोटल कॉस्ट बी से कितना लगेगा। जिनमें से भी टोटल कॉस्ट कम आएगा, जिसमें से भी ए या बी में से जिसका भी टोटल कॉस्ट कम निकल कर आएगा वही क्या होगा, ज्यादा इकोनॉमिक होगा आपके पास में। अब कैसे पता करोगे टोटल कॉस्ट कितना होगा, चार्ज कितना दे रखा है, ए का आपको 10 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से चार्ज दे रखा है, 10 रुपीज पर मीटर क्यूब के रेट से चार्ज दे रखा है। बी का चार्ज कितना है, 5 रुपीज पर मीटर क्यूब इसका चार्ज है। तो मुझे ये बताओ 10 रुपए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब सॉइल का चार्ज है, 5 रुपए यहाँ पे 1 मीटर क्यूब का सॉइल का चार्ज है। अगर मैं इस चार्ज को टोटल सॉइल जो आपको बी से लेकर आनी है, टोटल सॉइल जो आपको बी बोरोपिट से लेकर आनी पड़ेगी, अगर मैं इससे उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या टोटल कॉस्ट मिल जाएगी क्या। अगर मैं इसको टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल जो आपको बी से लेकर आनी पड़ेगी, अगर मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा चार्जेस को, तो मुझे क्या टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, बी से कितनी लगेगी। सिमिलर काम आपको करना है किसके लिए, ए के लिए। अगर आप टोटल सॉइल जो आपको ए बोरोपिट से लेकर आनी है, जो टोटल सॉइल जो आपको ए बोरोपिट से लेकर आनी है, अगर आप इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, टोटल सॉइल आपको जो ए बोरोपिट से लेकर आनी है, तो आपको क्या मिल जाएगा कि ए से आपका टोटल कितना कॉस्ट लग रहा है और बी से आपका टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। ये कहानी सबको समझ में आई या नहीं आई, बोलो सबको समझ में आया नहीं आया। ये जस्ट इकोनॉमी आपको चेक करनी थी। इकोनॉमी के आप क्या करोगे, इकोनॉमी के लिए आप टोटल कॉस्ट कंपेयर करो। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे, भाई जितनी टोटल सॉइल आपको ए से लेकर आनी पड़ेगी उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर लो, जितना टोटल सॉइल आपको बी से लेकर आना पड़ेगा उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर लो। जस्ट ये स्टेप था। अब देखो आगे आते हैं। मुझे एक बार सब लोग ये बताओ कि ये वाला क्लियर है सबको या नहीं है। वो जो अभी लास्ट आपने पॉइंट लिखा है उधर प्रीवियस स्लाइड में, वो क्लियर है सबको या नहीं है, वो वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको या नहीं हुआ, सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बताइए। क्लियर है, देखो जरा, देखो जरा क्या करना है। अब देखो आपको कैसे करना है, ये इस तरह का कॉन्सेप्ट हमने देखा था पहले। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप रनवे के लिए आप कितनी सॉइल की रिक्वायरमेंट है, 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल की रिक्वायरमेंट है। वॉइड रेशो यहाँ पे सॉइल का कितना है, इतना है। बोरोपिट ए में जो सॉइल है उसका वॉइड रेशो इतना दे रखा है आपको। तो मुझे ये बताओ, अगर आपको रनवे में 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मुझे बोरोपिट से भी एक्जैक्टली 6 लाख मीटर क्यूब ही सॉइल यहाँ पे लेके जानी पड़ेगी क्या रनवे तक। अगर मुझे रनवे पे 6 लाख मीटर क्यूब की सॉइल की रिक्वायरमेंट है, तो क्या मुझे बोरोपिट ए से भी एक्जैक्टली 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल ही लेके जानी पड़ेगी क्या यहाँ पर, बोलो जरा। क्या मैं एक्जैक्टली बोरोपिट ए से भी 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल लेकर जाऊं रनवे पे, या नहीं जाऊं, या कुछ वेरिएशन आएगा जो मुझे बोरोपिट ए से सॉइल निकालनी पड़ेगी उसमें, बोलो। एक्जैक्टली सेम क्वांटिटी ऑफ सॉइल मुझे बोरोपिट ए से निकालनी पड़ेगी क्या 6 लाख मीटर क्यूब, या फिर कुछ डिफरेंट होगी वो क्वांटिटी। वेरिएशन होगा ना, वेरिएशन होगा, बिल्कुल वेरिएशन होगा। वेरिएशन क्यों होगा, वेरिएशन इसलिए होगा, वेरिएशन होगा क्योंकि आपका वॉइड रेशो भी तो चेंज हो रहा है, आपका वॉइड रेशो चेंज हो रहा है। तो इसीलिए जो क्वांटिटी ऑफ सॉइल आप बोरोपिट ए से निकालोगे यहाँ पे ले जाने के लिए, वो एक्जैक्टली 6 लाख मीटर क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वॉइड रेशो क्या है, अलग अलग है। अगर वॉइड रेशो दोनों का अलग अलग है तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड अलग है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड अलग है तो टोटल वॉल्यूम जो आपको बोरोपिट ए से लेकर जानी पड़ेगी ना यहाँ पे 6 लाख मीटर क्यूब रनवे बनाने के लिए, वो कुछ अलग होगा। सिमिलर काम होगा बी से। बी में जो सॉइल है उसका वॉइड रेशो कुछ अलग है, बी में जो सॉइल है उसका कुछ वॉइड रेशो अलग है। तो एक्जैक्टली अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक्जैक्टली आपको 6 लाख मीटर क्यूब सॉइल लेकर जाना पड़ेगा क्या बी से, भी नहीं। आपको कुछ अलग वॉल्यूम निकालना पड़ेगा बोरोपिट बी से, कुछ अलग वॉल्यूम आपको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा कुछ अलग वॉल्यूम, क्योंकि बोरोपिट, ये जो बोरोपिट बी है इसकी सॉइल जो है उसका भी वॉइड रेशो कुछ अलग है, उसका भी वॉइड रेशो कुछ अलग है। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ, चलो ये तो आपको समझ में आया कि जो क्वांटिटी ऑफ सॉइल आप यहाँ से उठाओगे पिट ए से एंड पिट बी से, वो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ, एज कंपेयर टू दिस रनवे, रनवे पे कितना सॉइल चाहिए आपको, 6 लाख मीटर क्यूब चाहिए ना। तो मुझे ये बताओ, जो बोरोपिट ए से आप सॉइल निकालोगे वो 6 लाख के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी, वो 6 लाख के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम होगी, बोलो। बोरोपिट ए से जो आप सॉइल निकालोगे वो 6 लाख मीटर क्यूब की कंपैरिजन में ज्यादा होगी कम होगी, ज्यादा होगी ना, बिल्कुल ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, ज्यादा क्यों होगी, ज्यादा क्यों होगी, वोल्ट रेशो ज्यादा है।
सेम काम किसके लिए होगा, सेम काम आपका यहाँ पर भी तो होगा, बी में भी। यहाँ पर भी क्या है, वॉइड रेशो ज्यादा है, वॉइड रेशो क्या है, बहुत बहुत ज्यादा है। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट ये देखना है कि भाई मुझे कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकालना पड़ेगा यहाँ से ए से, जिससे कि मैं 6 लाख मीटर क्यूब रनवे का निकाल पाऊँ, बना पाऊँ। या मुझे टोटल कितना सॉइल निकालना पड़ेगा यहाँ से बी से, जिससे कि मैं 6 लाख मीटर क्यूब रनवे का बना पाऊँ। अगर आपने टोटल सॉइल पता कर लिया ना कि ए से आपको टोटल सॉइल कितना निकालना पड़ रहा है और बी से आपको टोटल सॉइल कितना निकालना पड़ रहा है, अगर आपने ये पता कर लिया तो आपको इनका पर मीटर क्यूब ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट ऑलरेडी पता है, आप इनसे टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लो, टोटल कॉस्ट निकाल लोगे तो आपको इकोनॉमी आप आराम से चेक कर सकते हो। लेकिन अब पॉइंट ये आता है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूं कि टोटल वॉल्यूम आपको कितना निकालना पड़ेगा, कैसे मैं कैलकुलेट करूं कि टोटल वॉल्यूम आपको कितना निकालना पड़ेगा। यस, आप क्या कर सकते हो, सिंपल, आपको पता है कि टोटल वॉल्यूम यहाँ पर जो ए में जो वॉइड, ए में जो सॉइल है उसका वॉइड रेशो एंड रनवे में जो सॉइल है उसका वॉइड रेशो अलग अलग है दोनों का, टोटल वॉल्यूम भी दोनों का अलग अलग। लेकिन एक बात हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ ए विल बी इक्वल टू द, पंच लाइन क्या है बस, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ ए विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द रनवे। ये एक इसका मेन पंच लाइन है, जस्ट ये एक इसका मेन पंच लाइन है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ बी विल बी इक्वल टू व्हाट, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स इन द रनवे। बस ये एक मेन पंच लाइन है इसका, सिंपल। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आप ए से निकालोगे और जो रनवे में होगा, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो आप बी से निकालोगे और जो रनवे में होगा वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं आया समझ, इससे रिलेटेड मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बता दिया था ना, इनफैक्ट एक नोट भी लिखवाया हुआ है कि सॉलिड क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। जब भी एक्सहिबिशन का प्रॉब्लम करोगे तो हमेशा क्या करना है, एक्सहिबिशन वाले प्रॉब्लम में आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है, बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था एक मेन। अब तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको कैलकुलेशन करना है। अब तो बस आपका सिर्फ एक कैलकुलेशन का काम बचता है। एक बार सब लोग कंफर्म कर दो कि हाँ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, फिर अपना आगे कैलकुलेशन करके इसको खत्म कर देते हैं क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका कि हाँ भाई कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको कि क्या कॉन्सेप्ट है, मेनली क्या करना है इस क्वेश्चन में हमें। देखो अब क्या करना है आपको, सिंपल, आपको पता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द रनवे, दोनों बराबर हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स ऑफ द रनवे, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, टोटल वॉल्यूम ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई ए इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द रनवे 1 प्लस ई आर। सिमिलरली इधर वी टी बी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन 1 प्लस ई बी इज इक्वल टू वी टी आर, वी टी आर अपॉन 1 प्लस ई आर। अब मुझे बताओ जरा कैलकुलेट करके, आपको टोटल वॉल्यूम रनवे का पता है, ई आर पता है आपको, ई ए आपको पता है, वी टी ए की वैल्यू बता दो कितना आ रहा है। सिमिलरली इधर वी टी बी की वैल्यू बता दो कितना आ रहा है, बोल दो जरा एक बारी। वी टी ए कितना आएगा आपके पास में, वी टी ए विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 लाख इंटू 1 प्लस कितना दे रखा है आपको वॉइड रेशो, वॉइड रेशो आपको दे रखा है कितना है आपके पास में, वॉइड रेशो दे रखा है ए का 0.8 है ना, 0.8 है इंटू 0.8 है अपॉन 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 कितना आ रहा है 1 प्लस ई आर, यानी कि 1 प्लस ई आर का मतलब है 1 प्लस 0.75। सिमिलरली इधर कितना होगा, वी टी बी विल बी इक्वल टू व्हाट, 6 लाख अपॉन अपॉन में कितना आएगा 1 प्लस ई आर का मतलब कितना है 0.75 इंटू 1 प्लस 1.70, बोलो कितना आ रहा है। ये वीटीए कितना आया आपके पास में, वीटीए आपके पास में आया, कैलकुलेट हो गए, एक सेकेंड, वीटीए की वैल्यू आपके पास में आ रही है 6.17। ओके, सो ये आ रहा है आपके पास में 61, यस, किसी ने बताया था 6.17 लाख आ रहा है ना, 6.17 लाख आ रहा है, यही आ रही है ना वैल्यू 6.17 लाख, यही वैल्यू आई है 6.17 लाख। ओके, 6.17 लाख आ रही है। और बी की वैल्यू कितनी आ रही है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में, बी टी बी
VTB कितना आया है? 9.2 लाख, 9.2 लाख आ रहा है ना VTB। VTB कितना है? 9.2 लाख आया है, 9.2 लाख आया है ना। ओके 9.2 लाख है, चलो 9.2 लाख आ रहा है, क्लियर है। 9.2 लाख है। अब क्या करो, जस्ट इनको कंपेयर कर लो। अब टोटल कॉस्ट निकाल लो। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ए का टोटल कॉस्ट कितना होगा? 10 इंटू 6.17, तो आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो कितना? 61.7 या 61.7 लाख लिख सकते हो। इधर कितना लिखोगे आप? इधर आप कितना लिखोगे? इधर कितना आ रहा है? 9.2 इंटू 5, यस 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। ओके तो इधर कितना आ रहा है आपके पास में? इधर आ रहा है इंटू 5, ये आ रहा है आपके पास में 46। इधर आ रही है आपके पास में वैल्यू 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, 46 आ रही है, चलो। सो 46 लाख आ रहा है। तो देखो ज्यादा इकोनॉमिकल कौन आ रहा है? कम पैसा किस में खर्च हो रहा है? कम पैसा किस में खर्च हो रहा है? देखो इसमें खर्च हो रहा है ना, कम पैसा जो हो रहा है खर्च। तो ये क्या है? ज्यादा इकोनॉमिकल है आपके पास में। ये क्या है आपके पास में? ज्यादा इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल हो गया ना, इकोनॉमिकल। कॉन्सेप्ट आया समझ में? क्या करना है क्वेश्चन में बताओ। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको अब मिलेगा आगे तो आप कर लोगे ना उसको सॉल्व। की मेन कॉन्सेप्ट आपको पता लगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट तो आपको ऑलरेडी बता दिया था, बस उसमें जस्ट और थोड़ा सा उसका उसमें और थोड़ा सा एडिशन किया था उसी तरह के सेम क्वेश्चन में। सो सबको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करेंगे। लास्ट में एक स्टेटमेंट आप बता सकते हो क्या? सर इतने पैसे सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। हाँ बिल्कुल यूज होते हैं। आप देखो, आप देखो ना, अगर बाई चांस आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप कैसे एज ए इंजीनियर काम करोगे। अभी आप में से स्टार्टिंग में बताया था किसी ने कि सर ए ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। अभी किसी ने बताया था ना स्टार्टिंग में कि ए ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा। देखो कितना पैसा लग रहा है ट्रांसपोर्टेशन में। एक और चीज ध्यान में रखो यहाँ पे, बी का वॉइड रेशो क्या है? बहुत ज्यादा है। बी का वॉइड रेशो क्या है? बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा था? बी का वॉइड रेशो सबसे ज्यादा था ना। टोटल वॉल्यूम जो बी से निकल कर आ रही है कितनी ज्यादा निकल कर आ रही है, देख रहे हो? सर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल 6 लाख होगा सर। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल 6 लाख होगा। 15 लाख का फ्लक्चुएशन है सर दोनों में। हाँ बिल्कुल बहुत डिफरेंस है। हाँ बहुत डिफरेंस है। आप यहाँ पे देखो टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है निकल कर आपका, बी में कितना ज्यादा आ रहा है ना निकल के, क्योंकि वॉइड रेशो कितना था? बहुत ज्यादा था। इधर वॉल्यूम वॉइड रेशो यहाँ पे बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा लूज कॉम्पैक्टेड स्टेट में, लूज स्टेट में प्रेजेंट थी आपकी यहाँ पे सॉइल। बी में सॉइल बहुत ज्यादा लूज स्टेट में प्रेजेंट थी। ए का क्या आ रहा है? टोटल वॉल्यूम कम निकल कर आ रहा है, क्योंकि वहां पे वॉइड रेशो भी तो कम था ना। आपको वो सारे कॉन्सेप्ट रिलेट हो रहे हैं ना धीरे धीरे, जो आपने डिस्कस करे हैं पहले। आई थिंक अब चीजें रिलेट हो रही होंगी आपको आराम से। चलो आई थिंक ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है ना। अब आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक का। सो क्वेश्चंस आपके हो गए हैं, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ और चीजें अब। सो नेक्स्ट टॉपिक आप उठा रहे हैं। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा जितना भी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। अगर न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। ओके सो नेक्स्ट अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आपका। देखिएगा जरा, नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विल बी व्हाट? नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक विल बी, अच्छा मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्या नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है। डिग्री, इनका जितने भी मैंने फॉर्मूले आज आपको लिखवाए है ना, कल हम इनका डेरिवेशन करा देंगे आपको। कुछ एक दो फॉर्मूले और हैं जो मैं आज आपके साथ डायरेक्टली डिस्कस करूंगा। कल हम इनका सबका एक साथ डेरिवेशन कर लेंगे, ठीक है। आज कॉन्सेप्ट समझते हैं, कल एक साथ सबका डेरिवेशन कर लेंगे बैठ के, क्लियर है। डेरिवेशन कराऊंगा मैं, ऐसा नहीं कराऊंगा नहीं, तो कल करा दूंगा सबका डेरिवेशन। आज थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझो पहले। क्या है आपके पास में नेक्स्ट? नेक्स्ट पैरामीटर है डिग्री ऑफ डेंसनेस। सो द नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर विल बी व्हाट? डिग्री ऑफ डेंसनेस। इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसी को आप रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हो। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी भी आप इसी को कहोगे, या फिर आप इसी को क्या बोल सकते हो? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज द डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स भी आप इसको कह सकते हो। डेंसिटी इंडेक्स बोलने का मतलब क्या है? आई डी से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे। आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? आई डी से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। सो इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं?
एक नया पैरामीटर है आपके पास में, इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्वेश्चन काफी आते हैं इससे भी, देखिएगा जरा क्या करना है। सो द नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर जो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे, डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस, ठीक है, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिलेटिव डेंसिटी, या फिर आप क्या कह सकते हो, डेंसिटी इंडेक्स कह सकते हो, कुछ भी बोल दो जो मन करेगा आपका। आईडी से इसको क्या करेंगे हम, रिप्रेजेंट करेंगे आईडी से। सो डिग्री ऑफ डेंसनेस, रिलेटिव डेंसिटी या फिर डेंसिटी, समझना बात को जरा क्या है। नेक्स्ट देखो, ये एक पैरामीटर है आपका, किस लिए यूज करोगे सॉइल की डेंसनेस या फिर लूजनेस बताने में। ये भी एक ऐसा पैरामीटर है जो आप यूज करोगे टू डिटरमाइन द लूजनेस या फिर डेंसनेस ऑफ द सॉइल मास। लेकिन आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम इस पैरामीटर की हेल्प से भी सॉइल की लूजनेस या फिर डेंसनेस बता रहे हैं। बिल्कुल बता रहे हैं, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन आपने जो वॉइड रेशो डिफाइन कर रखा था ना, वॉइड रेशो आपने डिफाइन किया था पहले, वॉइड रेशो की हेल्प से भी तो आप यही सेम चीज बताते थे। वॉइड रेशो जो था, वॉइड रेशो की हेल्प से भी तो आप लूजनेस या फिर डेंसनेस ही बताते थे, सेम बताते थे ना, दोनों से। भाई उससे भी आप लूजनेस डेंसनेस बताते थे वॉइड रेशो से, और सिमिलरली आप ये बोल रहे हो कि सर डिग्री ऑफ डेंसनेस से भी मैं लूजनेस या फिर डेंसनेस ही बताऊंगा, तो दोनों में डिफरेंस क्या निकल कर आया फिर। बिल्कुल डिफरेंस है, इनका डिफरेंस समझो, दोनों का डिफरेंस समझो कि वॉइड रेशो पोरोसिटी आपको बिल्कुल लूजनेस डेंसनेस बताता था, ये भी आपको लूजनेस डेंसनेस बताएगा, लेकिन दोनों का तरीका अलग अलग है, दोनों में फर्क है, समझो फर्क। मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल आपके पास में कंसिडर कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल में कंसिडर कर रहा हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके देखना, एक ये सॉइल है, दूसरा सॉइल मैंने लिया ये वाला, दूसरा सॉइल मैंने कंसिडर करा ये वाला, ठीक है। दोनों का मान लो हमने टोटल वॉल्यूम क्या मान रखा है, सेम मान रखा है। दोनों में टोटल वॉल्यूम हम क्या लेके चलेंगे, सेम लेके चलेंगे। लेट अस सपोज इसमें मैंने, एक सेकेंड, ये कंडीशन है, देखना जरा आराम से समझो। देखो ये यहाँ पे क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है, एंड ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। क्लियर है। इस वाले केस में आपने क्या करा, ये है आपके पास में क्या, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, एंड ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स है। तो दो केस हमने कंसिडर करे, ये मैंने आपको फेस डायग्राम बना रखा है एक तरह से दिखा के ना यहाँ पे, ये क्या है एक तरह से, अब ऐसे क्लियर होगा ना, अब ऐसे क्लियरिटी आई होगी, ठीक है, अभी क्लियर है। देखो जरा, ये सैंपल 1 है, और ये क्या है आपके पास में सैंपल 2 है। इधर क्या है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये है, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये है, इधर वॉल्यूम ऑफ वॉइड ये है, इधर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ये है। आप दोनों को मुझे देखकर ये बताओ कि किसका वॉइड रेशो ज्यादा है। वॉइड रेशो ज्यादा किसका है, 1 का ज्यादा है, 2 का ज्यादा है। वॉइड रेशो ज्यादा किसका है, 1 का या 2 का। वॉइड रेशो 1 का ज्यादा है, बिल्कुल है। सो वॉइड रेशो किसका ज्यादा है, वॉइड रेशो 1 का ज्यादा है। वॉइड रेशो ज्यादा किसका है, वॉइड रेशो आपका, आपने बोला है कि वॉइड रेशो 1 का ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है, वॉइड रेशो 1 का ज्यादा है। आप ये भी बोल सकते हो कि वॉइड रेशो 2 का क्या है, कम है 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, वॉइड रेशो 2 का क्या है, कम है 1 के कंपैरिजन में। अब समझना बात को, आपने देखा कि भाई वॉइड रेशो 1 का ज्यादा है 2 के कंपैरिजन में, या फिर आपने ये बोला कि वॉइड रेशो 2 का कम है 1 के कंपैरिजन में। दोनों में से डेंस ज्यादा कौन है, दोनों में से डेंस कौन ज्यादा है, 1 या 2। डेंसनेस ज्यादा किसकी है, 2 का। यस, डेंसनेस किसका ज्यादा है, 1 का डेंसनेस ज्यादा है हिमांशु, सेकंड का। सिंपल पॉइंट है, जिसका वॉइड रेशो ज्यादा होगा, जिसका वॉइड रेशो ज्यादा होगा वो सॉइल क्या होगा आपका, लूज होगा, है ना। जिसका वॉइड रेशो ज्यादा वो सॉइल आपका क्या होगा, लूज होगा। सो वॉइड रेशो जिसका कम है वो सॉइल आपका डेंस होगा। क्लियर है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है। हायर इज द वैल्यू ऑफ द वॉइड रेशो, मोर इज द लूजनेस ऑफ द सॉइल, लोअर इज द वैल्यू ऑफ द वॉइड रेशो, लोअर विल बी द लूजनेस ऑफ द सॉइल। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि डेंसनेस किसकी ज्यादा है, डेंस ज्यादा आपका कौन है, डेंस ज्यादा है आपका कौन, डेंस ज्यादा है आपका 2 वाला डेंस है एज कंपेयर टू द डेंसनेस ऑफ द 1 के कंपैरिजन में। यहाँ से आपको ये आइडिया लग रहा है ना। आपने वॉइड रेशो को कंपेयर करा दो सॉइल्स के, दोनों सॉइल्स के वॉइड रेशो को कंपैरिजन करने के बाद आपने क्या बताया था कि हाँ सर सॉइल 2 जो है वो ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू द सॉइल नंबर 1। अब यहाँ से बिल्कुल समझ में आया कि सर इस पैरामीटर ने आपको जो वॉइड रेशो आप पढ़कर आ रखे थे ना, वो वॉइड रेशो आपको क्या बताता है, डेंसनेस या फिर लूजनेस बताता है सॉइल का, बिल्कुल बताता है। लेकिन आप इसका डिफरेंस तो समझो, आप इसमें डिफरेंस समझो कि जो वॉइड रेशियो ने, ये जो वॉइड रेशियो है आपके पास में, ये जो वॉइड रेशियो है आपके पास में सॉइल का, इस वॉइड रेशियो ने मुझे लूजनेस या फिर डेंसनेस की जानकारी बताई है
किसी दूसरी सॉइल के रिलेटिवली, किसी दूसरी सॉइल के रिलेटिवली जानकारी बताई है आपको इस वॉइड रेशो ने लूजनेस या फिर डेंसनेस की। इस वॉइड रेशो ने जस्ट आपको ये बताया कि हाँ आपका जो सैंपल है वो दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस है या फिर दूसरे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा लूज है। अगर मैं सिर्फ आपको एक अकेला सैंपल दूं और मैं आपको ये बोल दूं कि सर इसका वॉइड रेशो कितना है, सपोज इसका वॉइड रेशो 0.7 है, तो मुझे आप उस 0.7 वैल्यू को सुनने के बाद क्या बता सकते हो कि सर वो बहुत लूज स्टेट में या फिर बहुत डेंस स्टेट में है। अभी ये जो यहाँ पे आपने कंसिडर करा है, यहाँ पे जो दोनों सैंपल्स को कंसिडर करा है, इन दोनों सैंपल्स के वॉइड रेशो को कंपेयर करके आपने क्या बताया कि हाँ सैंपल 2 ज्यादा डेंस है एज कंपेयर टू सैंपल नंबर 1। मतलब वॉइड रेशो ने आपको लूजनेस या फिर डेंसनेस बताई है किसी के रिलेटिवली, किसी के रिलेटिव में उसने आपको लूजनेस या फिर डेंसनेस बताई है। अगर मैं आपको सिंपल एक पैरामीटर बता दूं कि सर अगर मैं सपोज ये वाला केस है, ये बता रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ये आपको रिलेटिव लूजनेस या फिर डेंसनेस बता रहा है, एक तरह से ये क्या बता रहा है, रिलेटिव टर्म्स में वैल्यू बता रहा है, रिलेटिव टर्म्स में। अगर मैं सिंपल आपको एक सपोज एक अकेला सैंपल उठाऊं मैं आपको दूं और उस अकेले सैंपल के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि भाई इसका वॉइड रेशियो 0.7 है, तो 0.7 सुन के आप उस सैंपल को लूज बोलोगे या डेंस बोलोगे? बोलो, लूज बोलोगे डेंस बोलोगे? मैंने आपको एक अकेला अलग से सैंपल उठाया, आप उस अकेले सैंपल को उठाकर मैंने आपको ये बोला कि भाई इसका वॉइड रेशियो 0.7 है, तो आप उसको 0.7 वाले को डेंस बोलोगे लूज बोलोगे, क्या बोलोगे आप उसको? क्या बोलोगे बोलो? काइंड से कुछ नहीं बोल सकते, हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या बोलेंगे, नहीं कह सकते ना कुछ भी। क्या बोल पाओगे आप उसके बारे में कुछ भी? मैं आपको बोल दूं कि भाई कोई एक अकेला सैंपल दिया मैंने आपको ये बोल दिया कि उस अकेले सैंपल का वॉइड रेशो 5 है, 5 है वॉइड रेशो। आप क्या बोल दोगे उसके बारे में कि सर वो बहुत लूज है या फिर डेंस है? आप क्या बोलोगे उसके बारे में कि वो डेंस है या फिर लूज है? हम्म, डेंस है या फिर लूज है, बोल पाएंगे क्या कुछ उसके बारे में? कुछ बता दोगे आप उसके बारे में? नहीं बता पाएंगे ना। तो क्या है यहाँ पे, यही आपको यहाँ पे जस्ट समझना है कि जो वॉइड रेशो होता है, जो पोरोसिटी होता है, वो बिल्कुल आपको लूजनेस या फिर डेंसनेस बताता है, लेकिन किसी रिलेटिव टर्म्स में, किसी के रिलेटिव टर्म में आपको वो लूजनेस डेंसनेस बताता है। एब्सोल्यूट टर्म्स में वॉइड रेशो या फिर पोरोसिटी आपको किसी सैंपल की लूजनेस या फिर डेंसनेस की जानकारी नहीं दे सकता, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बता सकता है। एब्सोल्यूट टर्म का मतलब आप समझ रहे हो ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बता पाएगा, किसी के रिलेटिवली तो बता सकता है कि हाँ इसके रिलेटिवली लूज है या फिर इसके रिलेटिवली डेंस है, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जानकारी नहीं देगा वॉइड रेशो या फिर पोरोसिटी। ये उसका ड्रॉबैक निकल के आता है। इसलिए आपको एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन करना पड़ा जो कि आपको आपके सैंपल की लूजनेस या फिर डेंसनेस निकाल कर दे एब्सोल्यूट टर्म्स में। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप वैल्यू सुनो कि हाँ 65% निकल कर आई, तो आप उसको एकदम बोल दो कि हाँ डेंस है। अगर आप वैल्यू सुनो कि हाँ 50 निकल कर आई, तो आप एकदम बोल दो उसको कि हाँ मीडियम कंडीशन में है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में लूजनेस या फिर डेंसनेस बताने के लिए आपने एक पैरामीटर डिफाइन करा, एंड दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज द रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इंडेक्स या फिर डिग्री ऑफ डेंसनेस। अब एक बात समझना, आपने आपने सैंपल टू को बोल दिया कि हाँ सर ये ज्यादा डेंस है। आपने यहाँ पे कंडीशन देखने के बाद में सैंपल टू को बोल दिया कि सर ये ज्यादा डेंस है, बट ये किसके रेस्पेक्ट में डेंस है? ये डेंस है सिर्फ इस सैंपल वन के रेस्पेक्ट में। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स पे जाके देखोगे ना, अगर आप एब्सोल्यूट टर्म पे जाके देखोगे तो चांसेस हैं कि सैंपल टू भी आपका लूज ही हो सकता है। एब्सोल्यूट टर्म पे चांसेस है कि सैंपल टू भी आपका क्या हो सकता है, लूज ही हो सकता है। समझो, मेरा एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं, उस एग्जांपल से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। जस्ट समझो बात को। लेटर सपोज मैंने आपसे ये कहा कि भाई आप कोई भी दो स्टूडेंट हो, आप दो स्टूडेंट्स हो, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है। आपका फ्रेंड पढ़ता है आधा घंटा दिन में, आपका फ्रेंड पढ़ता है आधा घंटा दिन में, और आप पढ़ते हो दिन में 1 घंटा। आपका फ्रेंड पढ़ता है आधा घंटा दिन में, आप पढ़ते हो दिन में 1 घंटा। दोनों में कौन ज्यादा पढ़ रहा है? दोनों में ज्यादा कौन पढ़ रहा है? दोनों में ज्यादा कौन पढ़ रहा है, आप या आपका फ्रेंड? आप ज्यादा पढ़ रहे हो ना, दोनों में आप ज्यादा कौन पढ़ रहा है? आप ज्यादा पढ़ रहे हो। तो आपने खुद को क्या बताया कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, आपने खुद को क्या बताया कि हाँ मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? आप ज्यादा पढ़ रहे हो, आपने खुद को ये बताया मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? किसके कंपैरिजन में? अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में। आप ज्यादा पढ़ रहे हो अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में। इन द सिमिलर वे ये सैंपल टू ज्यादा डेंस है किसके कंपैरिजन में? वन के कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं एब्सोल्यूट टर्म्स में सिर्फ आपकी बात करूं, तो आप रियलिटी में मुझे ये बताओ कि अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो एब्सोल्यूट टर्म्स में खुद के बारे में बताओ, क्या आप ज्यादा पढ़ रहे हो क्या रियलिटी में? एब्सोल्यूट टर्म्स में खुद के बारे में बताओ, आप क्या आप ज्यादा पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे ना, आप भी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, आप भी ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो। आया ना समझ में?
तो ये जस्ट आपको समझना था कि वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी ने आपको बताया, रिलेटिवली किसी के रेस्पेक्ट में बताया, लेकिन आप उनके बेसिस पे ये जज नहीं कर सकते कि क्या आपका सैंपल एब्सोल्यूट टर्म्स में भी डेंस है या नहीं है। वो सिर्फ रिलेटिवली तो बताएगा आपको, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में नहीं बताएगा। इस एग्जाम्पल से आप याद रखना बस कि आप ज्यादा पढ़ रहे थे अपने फ्रेंड के कंपैरिजन में, सिर्फ ये आपको वर्ड रेशो बताता है रिलेटिवली, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में मैं अगर आपसे पूछूं कि आप ज्यादा पढ़ रहे थे क्या आप ज्यादा नहीं पढ़ रहे, आप भी सिर्फ एक ही घंटा पढ़ रहे हो। सो एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई सैंपल डेंस है, लूज है, मीडियम कंडीशन में है, उसको बताने के लिए एक पैरामीटर आपने डिफाइन करा, दैट पैरामीटर इज व्हाट, डिग्री ऑफ डेंसनेस या फिर डेंसिटी इंडेक्स। क्लियर है? तो इसके बारे में अब हमको हमको डिस्कस करना है। डिग्री ऑफ डेंसनेस विल रिप्रेजेंट द लूजनेस या फिर डेंसनेस ऑफ अ सॉइल सैंपल इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, नॉट इन द रिलेटिव टर्म्स। अब समझो इसको जरा, जस्ट ये तो एक एग्जांपल था आपके पास में, मैंने आपको एक पॉइंट बताया यहाँ पे कि भाई वॉइड रेशियो लूजनेस डेंसनेस बताता है रिलेटिव टर्म्स में। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रख रहा हूँ। एक और चीज समझो अभी जरा आप, कि सपोज करो मैंने नेक्स्ट केस कंसिडर में करता हूँ, अच्छा चलो इसी में बना लूँ क्या, इसी में बना देता हूँ, आगे दूसरा में केस कंसिडर नहीं करा मैं, इसी में बात देख चलो दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में डिस्कस करते हैं दूसरे डायग्राम में। देखो जरा, लेट अस सपोज करो कि एक आपके पास में लूजनेस या फिर डेंसनेस को आप एक पैरामीटर के बेसिस पे और जज कर सकते हो। एक और ऐसा पैरामीटर है, दो तीन पैरामीटर आ चुके हैं आपको जो लूजनेस या फिर डेंसनेस की जानकारी देते हैं। आपके पास एक ऐसा पैरामीटर है वॉइड रेशियो, लूजनेस डेंसनेस बताया। आपके पास में पोरोसिटी आया, उसने भी आपको लूजनेस डेंसनेस बताया। एक और मेरे पास में पैरामीटर है जो कि मुझे लूजनेस या फिर डेंसनेस बता सकता है, कौन है समझो उसके बारे में। इसके बारे में मैंने आपको पहले नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ क्योंकि रिक्वायरमेंट है। देखो जरा, देखो गामा डी एक पैरामीटर आपने डिफाइन कर रखा है। गामा डी क्या होता है? गामा डी वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यही तो होता है। वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, वेट ऑफ द सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है गामा डी हमारे पास में। क्लियर है? यहाँ तक हमें सबको पता है। आप ये बताओ गामा डी बढ़ने का मतलब क्या है? गामा डी बढ़ने का मतलब क्या है? एक यूनिट वॉल्यूम में, एक यूनिट वॉल्यूम में सॉलिड ज्यादा प्रेजेंट है या फिर वेट ऑफ द सॉलिड्स ज्यादा प्रेजेंट है, ये मतलब है आपका। गामा डी बढ़ने का मतलब क्या है? वेट ऑफ द सॉलिड्स ज्यादा प्रेजेंट है इन अ यूनिट वॉल्यूम, या फिर आप ये बोल सकते हो कि ज्यादा सॉलिड्स प्रेजेंट है आपके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। यही तो मतलब हो गामा डी बढ़ने का। वेट ऑफ द सॉलिड ज्यादा है मतलब क्या है? ज्यादा सॉलिड प्रेजेंट है आपके एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर। इसका मतलब क्या है? सैंपल कैसा है? डेंस है या नहीं है? डेंस है या नहीं है सैंपल? बोलो, आया नहीं आया समझ में? ये पॉइंट क्लियर है सबको? तो यानी कि गामा डी भी आपको क्या बताएगा? लूजनेस डेंसनेस बता सकता है। देखो कितने सारे पैरामीटर हैं। दूसरा केस, दूसरा केस, गामा डी कम हुआ, वेट ऑफ सॉलिड्स कम एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर ना, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम ही तो डिफाइन कर रहे हो गामा डी को। देखो सॉलिड्स एक यूनिट वॉल्यूम में क्या है? कम है। सैंपल कैसा है? लूज है। सैंपल कैसा है? लूज कंडीशन में प्रेजेंट है। सैंपल कैसा है? लूज कंडीशन में प्रेजेंट है। आई थिंक ये सब आपको रिलेट हो चुका होगा। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि गामा डी अगर बढ़ता है, गामा डी भी एक ऐसा पैरामीटर है, गामा डी भी एक ऐसा पैरामीटर है, ड्राई यूनिट वेट जिसको आप बोलते हो, जो कि आपको आपके सॉइल की लूजनेस या फिर डेंसनेस में पता करने में हेल्प करेगा। गामा डी विल आल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लूजनेस या फिर डेंसनेस ऑफ अवर सॉइल सैंपल। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा, क्योंकि गामा डी आपको क्या बताता है? गामा डी हमें बताता है कि द अमाउंट ऑफ द सॉलिड्स पैक्ड इन अ यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, इस चीज की वैल्यू आपको गामा डी बताता है। इस चीज को आपको गामा डी बताता है कि कितना सॉलिड आपका एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ये चीज आपको गामा डी बताता है। जितना ज्यादा सॉलिड आपका एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा, उतना ज्यादा पार्टिकल पास पास है, उतना ज्यादा सैंपल आपका डेंस है। जितना ज्यादा गामा डी कम, जितना कम गामा डी होगा, उतना कम सॉलिड एक यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, उतना कम वेट ऑफ सॉलिड होगा, उतना ज्यादा लूज आपका सैंपल है, उतना ज्यादा आपका क्या है? लूज आपका सैंपल है, उतना ज्यादा लूज आपका सैंपल है। सो आया चीज समझ में? आपका ये जो गामा डी है ना, गामा डी भी एक पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप जज कर सकते हो क्या? लूजनेस या फिर डेंसनेस को। इसके बेसिस पे भी आप लूजनेस या फिर डेंसनेस को जज कर सकते हो, गामा डी के बेसिस पे भी। ठीक है, आप इसको जज कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप टॉपिक पढ़ोगे ना कॉम्पेक्शन, जब आप टॉपिक पढ़ोगे कॉम्पेक्शन, पूरा का पूरा टॉपिक आपका, पूरा का पूरा जो आपका टॉपिक होगा ना कॉम्पेक्शन, कॉम्पेक्शन में करना क्या है? डेंसनेस ही तो बढ़ानी है ना आपको सॉइल की। गामा डी आपको वहां पे क्या करना है? कॉम्पेक्शन में डेंसनेस ही तो बढ़ानी है ना सॉइल की, पार्टिकल को पास पास ही तो लेकर आना है ना। कॉम्पेक्शन कितना अच्छा आपने करा है, कितना खराब आपने करा है, कितना डेंस आपकी सॉइल है, कितना कम डेंस आपकी सॉइल है, इस चीज को बताने के लिए आप सिर्फ इस गामा डी को ही यूज करोगे।
पूरा का पूरा कॉम्पेक्शन टॉपिक आपका इस गामा डी के वैल्यू के बेसिस पर ही डिफाइन किया जाता है। पूरा कॉम्पेक्शन, पूरा का पूरा कॉम्पेक्शन टॉपिक विल बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस गामा डी वैल्यू ओनली। इसके बेसिस पे ही आप डिफाइन करोगे पूरा कॉम्पेक्शन। तो आया समझ में? गामा डी भी एक ऐसा पैरामीटर है जो आपको सॉइल की लूजनेस या फिर डेंसनेस जानने में हेल्प करेगा। ठीक है, हायर द गामा डी, हायर विल बी द डेंसनेस ऑफ द सॉइल। लोअर द वॉइड रेशियो, लोअर द वॉइड रेशियो, हायर विल बी द डेंसनेस या फिर लोअर विल बी द डेंसनेस। वॉइड रेशियो जितना कम होगा डेंसनेस ज्यादा होगी कम होगी? बोलो। वॉइड रेशियो कम तो डेंसनेस ज्यादा है कम? मोर डेंस, यस। वॉइड रेशियो कम है मतलब क्या है? सैंपल मोर डेंस है आपका, बिल्कुल। वॉइड रेशियो ज्यादा तो डेंसनेस कम, वॉइड रेशियो कम तो डेंसनेस ज्यादा। लेकिन गामा डी ज्यादा, गामा डी ज्यादा तो डेंसनेस कम या ज्यादा? गामा डी अगर ज्यादा है तो डेंसनेस कम है ज्यादा है? ज्यादा है ना। लेकिन अगर गामा डी कम है तो डेंसनेस, अगर गामा डी ज्यादा, अगर गामा डी कम है तो डेंसनेस कम हो गई। ये क्या हो गई? कम हो गई। आया समझ में? सो ये एक ऐसा पैरामीटर है गामा डी आपका जो कि आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन फिर से ड्रॉबैक क्या है? फिर से ड्रॉबैक क्या है? ये जो गामा डी वाला पैरामीटर है ना, ये भी किसके टर्म्स में बताएगा? ये भी आपको रिलेटिव टर्म्स में ही बताएगा। ये भी किसके टर्म्स में बताएगा? रिलेटिव टर्म में बताएगा। एब्सोल्यूट टर्म में ये भी नहीं बता रहा है। एब्सोल्यूट टर्म में ये भी नहीं बता रहा है। मैं दो सैंपल को उठा के रख रहा हूँ पास पास में। मैंने आपको ये कहा कि सर इसका गामा डी ज्यादा है, इसका गामा डी कम है, आप बोल दोगे ये ज्यादा डेंस है। लेकिन हो सकता है एब्सोल्यूट टर्म में जिसको आप अभी डेंस बोल रहे हो ना, वो भी लूज ही हो। एब्सोल्यूट टर्म में चांसेस है जिसको आप डेंस बोल रहे हो वो भी लूज ही हो। जैसे आप अपने दोस्त के कंपैरिजन में ज्यादा पढ़ रहे हो, तो हम बोल रहे हैं आप ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन एब्सोल्यूट टर्म में आप भी कम ही पढ़ रहे हो। आया समझ में? तो ये भी ऐसा ही काम करता है सेम। ये भी यही सेम काम करता है गामा डी वाला भी। एग्जाम्पल उठाते हैं प्रीवियस वाले डायग्राम में, देखो इसी में समझते हैं। कहां पर बनाया? ये था ना, ये था। लेट अस सपोज ये है आपके पास में केस। अच्छा मुझे बताओ इसको दोबारा से डायग्राम में बनाकर दिखाऊं क्या मैं, या समझ गए आप खुद से कि कैसे आपको गामा डी रिलेटिव टर्म में बता रहा है वैल्यू को? कैसे गामा डी आपको रिलेटिव टर्म में बता रहा है? ये चीज आ गई आपको समझ में? नहीं तो फिर इसमें मिटाना पड़ेगा सब कुछ। बोलो समझ गए नहीं समझ गए? आप गामा डी की वैल्यू सुन के ये नहीं बता पाओगे कि हाँ ये एब्सोल्यूट टर्म में कितना डेंस है या फिर कितना वो है या फिर लूज है। बस जस्ट ये है कि हाँ दूसरे के रिलेटिवली बता दोगे आप कि हाँ ये ज्यादा डेंस है या फिर लूज है। क्लियर है? सो अब हमारे पास क्या आता है, हमने एक ऐसा पैरामीटर डिफाइन करा जो कि आपको एब्सोल्यूट टर्म में बताएगा। एंड दैट पैरामीटर इज व्हाट, जिसको आप क्या बोल रहे हो? वो पैरामीटर है आपके पास में, एक सेकेंड। हाँ, तो ये पैरामीटर कौन सा है? डिग्री ऑफ डेंसनेस है या फिर रिलेटिव डेंसिटी है, जो कि आपको एब्सोल्यूट टर्म में बताएगा। क्लियर है? अब इसके बारे में पहले एक दो पॉइंट लिखते हैं डिग्री ऑफ डेंसनेस के बारे में, रिलेटिव डेंसिटी के बारे में, है ना। हेडिंग डालिए। ये जो डायग्राम बने हुए हैं इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है। आप स्पेस छोड़ते चलो, जब आपकी क्लास खत्म हो जाया करेगी आप इसको नोट कर लिया करो। अभी आप स्पेस छोड़ते चलो, जब आपकी क्लास खत्म हो जाया करेगी आप इसको नोट कर लिया करो। जो जो मुझे यहाँ पे स्टेटमेंट लिखवाने हैं वो मैं लिखवाता चलूंगा आपको साथ साथ। ठीक है, लिखो जरा इसमें, हेडिंग डाल के लिखो डिग्री ऑफ डेंसनेस या फिर रिलेटिव डेंसिटी के अंदर कुछ पॉइंट लिखेंगे। लिखिए पॉइंट्स, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट करके, ड्राई यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो। लिखो ड्राई यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो, ड्राई यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो ड्राई यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो signifies the looseness or denseness, signifies the looseness or denseness of a sample in, of a sample in, of a sample in relative terms, in relative terms, in relative terms, not in absolute terms, not in absolute terms, not in absolute terms, not in absolute terms, hence not in absolute terms, hence none of them, none of them, hence none of them is a better indicator, hence none of them is a better indicator, hence none of them is a better indicator of looseness or denseness, hence none of them is a better indicator, is a better indicator of looseness or denseness of a sample, of a sample, is a better indicator of looseness or denseness of a sample, of a sample.
सो क्या बताया आपको कि ड्राई यूनिट वेट एंड वॉइड रेशियो signifies the looseness or denseness of a sample in relative terms, not in absolute terms. Hence, none of them is a better indicator of the looseness or denseness of the sample. आया पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको समझ में? ये पूरा स्टेटमेंट आया समझ में? क्या मीनिंग है? जो बताया वही लिखवाया है एस आपको। बोलो क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास में आईडी के बारे में बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। इसका फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मिनिमम 100%, और बीच में क्या आएगा, यहां पर आएगी लाइन। ये फॉर्मूला रहेगा आपके पास में। आई थिंक ये क्लियर है सबको ना? ये फॉर्मूला रहता है आईडी के लिए। सो फॉर्मूला क्या होगा, ई मैक्स माइनस ई अपॉन में ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100%। इनका मीनिंग समझेंगे अभी हम कि इसका मतलब क्या है, वो तो जस्ट अभी आपको एक बताया मैंने। सो फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम इंटू 100। ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा। क्या आपके पास में फॉर्मूला रहेगा? आप समझो बात को, समझो बात को, क्या मीनिंग है देखो जरा। इससे कैसे पता लगेगा हमें? सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ई मैक्स डिफाइन कर रहा हूँ। ई मैक्स क्या होता है? ई मैक्स इज द मैक्सिमम वॉइड रेशियो। ई मैक्स क्या है? ई मैक्स इज द मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ अ सैंपल। ई मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो किसी भी सैंपल का। किसी भी सैंपल का जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो हो सकता है, कौन सी कंडीशन में? लूज कंडीशन में या फिर डेंस में? बोलो खुद से बताओ। ई मैक्स कौन सी कंडीशन में निकल सकता है? ई मैक्स कौन सी कंडीशन में आ सकता है निकल के? लूज में या फिर डेंस में? लूज में ना। सो ई मैक्स क्या बना आपके पास में? ई मैक्स इज द मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इन द लूजेस्ट कंडीशन। किसी भी सैंपल का लूजेस्ट कंडीशन में जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो हो सकता है उसको आप क्या बोलोगे? ई मैक्स बोलोगे। क्लियर है? सो ई मैक्स इज द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इन द मैक्सिमम पॉसिबल लूजेस्ट कंडीशन। जो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम लूजेस्ट कंडीशन हो सकती है ना, उसमें वो क्या है? ई मैक्स है। क्लियर है? ये जस्ट एक थ्योरेटिकल वैल्यू रहेगी। ठीक है? मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल जो भी है लूजेस्ट कंडीशन, उसमें जो वॉइड रेशियो हो सकता है वो बताया आपको। ई मिनिमम क्या है? ई मिनिमम बताओ। It is a minimum void ratio. It is a minimum void ratio of the sample in the densest condition. In the densest condition. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द डेंसेस्ट कंडीशन। आपको पता होना चाहिए अगर मैं ई मिनिमम बोल रहा हूँ, दैट मींस माय सॉइल इज प्रेजेंट इन द डेंस कंडीशन। मेरी सॉइल डेंसेस्ट कंडीशन में प्रेजेंट है। क्लियर है? कॉम्पैक्टेड स्टेट, यस डेंसेस्ट कंडीशन बिल्कुल। तो ई मैक्स मतलब लूजेस्ट कंडीशन में, ई मिनिमम मतलब डेंसेस्ट कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये ई क्या है? ई क्या है यहाँ पे? ई क्या होता है? ई क्या होता है? ई क्या होता है? ई क्या होता है? इट इज अ नेचुरल वॉइड रेशियो। ई क्या है? नेचुरल वॉइड रेशियो है। ई है आपके सैंपल का नेचुरल वॉइड रेशियो। ये है नेचुरल, ये नेचुरल वॉइड रेशियो होगा। ई क्या है? ई मैक्स मैक्सिमम वॉइड रेशियो। मैक्सिमम वॉइड रेशियो कौन सी कंडीशन में? लूजेस्ट कंडीशन में, इन द लूजेस्ट कंडीशन। एंड ई मिनिमम क्या है? इट इज अ वॉइड रेशियो, मिनिमम वॉइड रेशियो है। मिनिमम वॉइड रेशियो है कौन सी कंडीशन में? डेंसेस्ट कंडीशन में। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेंसेस्ट कंडीशन में है। ये कौन सी कंडीशन में है? इट इज इन द डेंसेस्ट कंडीशन। ठीक है? अब ये जो दोनों वैल्यूज है ना, आप मान के चलो ये दोनों वैल्यूज एक तरह से फिक्स है। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था आपने सैंपल को लूज स्टेट में पहुंचा दिया आपने, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो फिक्स हो गया वैल्यू। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता था आपने उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, उसको मिनिमम से मिनिमम वॉइड रेशियो पे लेकर आ गया, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेरी कौन कर सकता है? इनमें से वेरी कौन कर सकता है? वेरी कौन कर सकता है? वेरी कर सकता है कि नेचुरल वॉइड रेशियो। ये क्या कर सकता है? नेचुरल, नेचुरल कंडीशन में जो वॉइड रेशियो था। मान लो आपके पास में लेबोरेटरी में सैंपल आया, आपके पास में लेबोरेटरी में सैंपल आया। अब जो नेचुरल उसकी कंडीशन थी ना, उसकी जो नेचुरल कंडीशन थी, मुझे ये बताओ क्या उसकी नेचुरल कंडीशन पे क्या वो ई मैक्स पे होगा? क्या क्या उसकी नेचुरल कंडीशन पे क्या वो ई मैक्स पे होगा?
क्या उसकी नेचुरल कंडीशन पे क्या वो ई मैक्स पे होगा? क्या नहीं होगा। क्या उसकी नेचुरल कंडीशन पे वो ई मिनिमम पे होगा? क्या उसकी नेचुरल कंडीशन पे क्या वो ई मिनिमम पे होगा? क्या नहीं होगा। ना ही वो नेचुरल पे ई मैक्स पे होगा, ना ही वो नेचुरल पे ई मिनिमम पे होगा। वो कहाँ रहेगा? कहीं ना कहीं ई मैक्स एंड ई मिनिमम के बीच में रहेगा। वो कहीं ना कहीं ई मैक्स एंड ई मिनिमम के बीच में रहेगा। तो ये जो ई है ना, नेचुरल वॉइड रेशियो क्या कर सकता है? वेरी कर सकता है आपके पास में। नेचुरल वॉइड रेशियो क्या कर सकता है आपके पास में? वेरी कर सकता है। क्लियर है? अब देखो जरा समझना है हमको। अगर सपोज करो आईडी की वैल्यू क्या करिए, यहां तक कि आपको सब कहानी क्लियर है। आईडी की वैल्यू सपोज करो इंक्रीज कर रही है। आईडी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। आईडी इंक्रीज कब करेगा? आईडी कब इंक्रीज करेगा? आईडी कब इंक्रीज करेगा? आईडी इंक्रीज कब करेगा? आईडी कब इंक्रीज करेगा बोलो? फॉर्मूला देखो ना, जस्ट जस्ट फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखकर बताओ। देखो सिंपल। आईडी इंक्रीज कब करेगा? आईडी इंक्रीज कब जब करेगा जब आपका, जब आपके पास में जब आपके पास में ये वाला जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू बढ़े। सिंपल है। आईडी इंक्रीज कब करेगा? आईडी इंक्रीज जब करेगा जब न्यूमरेटर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए ई को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा ना। न्यूमरेटर को इंक्रीज होने के लिए ई को कम होना पड़ेगा। यानी कि आईडी इंक्रीज कब करेगा? जब ये वाला जो न्यूमरेटर है वो बढ़ेगा। न्यूमरेटर को बढ़ने के लिए इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। डिफरेंस कब बढ़ेगा? जब ये ई क्या होगा? कम होगा। तो जब ई क्या होगा? कम होगा। अब देखो जरा, ई कम है, आईडी ज्यादा है, कैसी कंडीशन में है? सैंपल बोल दो जरा खुद से। ई कम है, कैसी कंडीशन है? सैंपल की कंडीशन कैसी है? डेंस कंडीशन है। बस ये समझना था आपको। डेंस कंडीशन है ना। सैंपल की कंडीशन कैसी है? डेंस है। अब सपोज आईडी क्या है? आईडी कम हो गया। आईडी कम हो गया। आईडी कम हो गया। आईडी कम कब होगा? जब न्यूमरेटर कम होगा। आईडी कम जब होगा जब न्यूमरेटर कम होगा। न्यूमरेटर कम कब होगा? जब ई बढ़ेगा आपका। ई क्या करेगा? ई बढ़ेगा। और ई बढ़ने का मतलब क्या है? सैंपल आपका प्रेजेंट है लूज कंडीशन में। यस, सैंपल आपका प्रेजेंट है लूज कंडीशन में। सैंपल प्रेजेंट है लूज कंडीशन में। ये समझ में आता है? सैंपल प्रेजेंट है आपका लूज कंडीशन में। अब मुझे ये बताओ, ये बताओ, ये तो आया समझ में। आईडी बढ़ेगा, आईडी बढ़ेगा तो डेंसनेस बढ़ेगी सैंपल की, क्योंकि ई कम होगा। आईडी कम होगा, लूजनेस बढ़ेगी, ई बढ़ेगा, है ना। ये बताओ आईडी मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक पॉसिबल है? आईडी मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल कहां तक है जाना? ई मैक्स। ठीक है। ई मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक हो सकता है? ई मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका हो सकता है कहां तक? ई मैक्स तक हो सकता है। बस सिंपल यही तो कह सकते हैं हम। ई मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका ई मैक्स तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर ई मैक्स के ऊपर गया तो आईडी कितना हो जाएगा उस टाइम पे? ई अगर ई मैक्स पे पहुंच गया तो आईडी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ना। जीरो हो जाएगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आईडी आपका जीरो हो सकता है। आईडी की लोअर पॉसिबल लिमिट कितनी है आपके पास में? आईडी की लोअर पॉसिबल लिमिट कितनी है? लोअर पॉसिबल वैल्यू फॉर आईडी। लोअर पॉसिबल वैल्यू फॉर आईडी जीरो ना। यस, लोअर पॉसिबल वैल्यू फॉर आईडी जीरो। क्लियर है? कम से कम कहां तक सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ई की? ई की सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ई की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सबसे कम? ई मिनिमम बस। अगर ई मिनिमम के बराबर हुआ, अगर ई मिनिमम के बराबर हुआ, आईडी कितना हो जाएगा उस टाइम पे? आईडी उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 1। 100% बोल दो या फिर 1 बोल दो, या तो 100% बोल दो या फिर 1 बोल दो। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? यहाँ से ये समझ में आता है कि आईडी किसके बीच में लाई करेगा? आईडी की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? आईडी किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 100 के बीच में ना। किसके बीच में लाएगा? दैट विल बी लाइंग इन बिटवीन 0 to 100। यस, ये समझ में आता है। तो किसके बीच में लाई करेगा? 0 to 100 के बीच में लाई करेगा। सो ई क्या है आपका? ई मैक्स वो बताया आपको, मैक्सिमम वॉइड रेशियो इन द लूजेस्ट कंडीशन। ई क्या है? वॉइड रेशियो इन द नॉर्मल कंडीशन, है ना। ये लिख दिया मैंने। यस, नेचुरल वॉइड रेशियो लिख दिया यहाँ पे। नेचुरल नेचुरल कंडीशन में जो है ई मिनिमम क्या है? मिनिमम वॉइड रेशियो इन द डेंसेस्ट कंडीशन। ठीक है, डेंसेस्ट कंडीशन में। अब एक टेबल है आपके पास यहाँ पे, एक टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है। समझो क्या टेबल है। मैं आपको कुछ यहाँ पे वैल्यू लिख के बता रहा हूँ, आईडी का परसेंटेज, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट परसेंटेज वैल्यू आप अपने सैंपल को क्या क्या बोल सकते हो? स्टेट ऑफ सॉइल, स्टेट ऑफ द सॉइल। समझ रहा हूं बात को? जस्ट सिंपल वैल्यूज हैं। लेट अस सपोज आपका जो आईडी है ना, आईडी की वैल्यू 0 से, इंपॉर्टेंट टेबल है, 15% के बीच में है। परसेंटेज में चल रही है सारी वैल्यूज। दूसरा पहुंच गया आपके पास 15 से
35% पे पहुंच गए आप, थर्ड में पहुंच गए आप, 35 से 65 पे पहुंच गए, फोर्थ में आप कहाँ पे पहुंच गए, 65 से आप पहुंच गए कहाँ पे, 85 पे पहुंच गए, एंड लास्ट में कितना पहुंच गए, मोर देन 85। क्लियर है, ये टेबल आपको याद रखनी है। सो क्या, 0 से 15, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85 होगा, एंड मोर देन 85 पे क्या क्या बोलोगे आप सैंपल्स को, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको ना। यहाँ पे आप बोलोगे वेरी लूज सॉइल, वेरी लूज, दिस इज ए वेरी वेरी लूज सैंपल, ये लूज वेरी लूज सॉइल है, ये क्या हो जाएगा, लूज सॉइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मीडियम डेंस सॉइल, मीडियम डेंस सॉइल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डेंस सॉइल हो जाएगा। एंड ये लास्ट में क्या होगा, वेरी डेंस सॉइल है, ये है वेरी डेंस सॉइल है, दिस इज द वेरी डेंस सॉइल, ये वेरी डेंस सॉइल है आपके पास में। बोलो आया नहीं आया समझ में, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब यहाँ पे आप इसको देखो जरा, जरा सोच के ना इस टेबल को, वॉइड रेशियो या फिर पोरोसिटी वाले केस में दिक्कत क्या आ रही थी, या फिर गामा डी वाले केस में अगर मैं आपको एक गामा डी की वैल्यू बताऊं कोई, तो आप उसके बेसिस पे ये बता सकते थे कि आपका सैंपल ड्राई, आपका सैंपल लूज है, डेंस है, वेरी डेंस है, नहीं बता पा रहे थे ना। लेकिन मैं अगर आपको एक आईडी की वैल्यू बताऊंगा कि सपोज आईडी की वैल्यू हमारे सैंपल की कितनी है, 72% है, अगर आपको मैं ये बताऊंगा कि आईडी की वैल्यू 72% है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यू आप क्या बता दोगे कि हाँ सैंपल कैसी कंडीशन में है, डेंस में है, बता दोगे ना, बताओगे नहीं बताओगे। तो यहाँ से क्या पता लगा आपको कि वही आईडी क्या बताता है इन द एब्सोल्यूट टर्म्स, ये एब्सोल्यूट टर्म में बता रहा है आपको, ये किसी के रिलेटिवली थोड़ी बता रहा है। आपने देखा क्या इसने किसी दूसरे की बात करी है कि मैं उसके रेस्पेक्ट में हूँ या फिर उसके रेस्पेक्ट में हूँ, इसने रिलेटिव नहीं बताया किसी का, इसने एब्सोल्यूट टर्म में आपको वैल्यू बताई है, इसने आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में वैल्यू बताई है, क्या है, इसने आपको एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यूज बताई है। बताइए क्लियर है नहीं है, आया समझ में सबको, क्लियर। सो फॉर्मूला आपके पास में आ गया, वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, वो जस्ट आपने डिस्कस करा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईडी, ये जो पैरामीटर है ना आपका, ये जो पैरामीटर है आपका आईडी, दैट पैरामीटर इज ओनली डिफाइंड फॉर, ये जो पैरामीटर है आईडी आपके पास में, दैट पैरामीटर इज ओनली डिफाइंड फॉर द कोहेजनलेस सॉइल्स, ये पैरामीटर सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए सुटेबल है, सिर्फ कोहेजनलेस सॉइल्स के लिए डिफाइंड है, इट इज नॉट डिफाइंड इन द केस ऑफ द क्लेज, फाइन ग्रेन सॉइल्स में डिफाइंड नहीं है पैरामीटर ये, दिस पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड फॉर द फाइन ग्रेन सॉइल्स। उसका क्या रीजन हो सकता है, रीजन क्या है कि इन द केस ऑफ द फाइन ग्रेन सॉइल्स, फाइन ग्रेन सॉइल्स में क्या होता है जनरली, अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप किसी फाइन ग्रेन सॉइल को किसी ग्लास में डाल दो, आप फाइन ग्रेन सॉइल को किसी ग्लास में डाल दो, मुझे ये बताओ अगर किसी ग्लास में आप रेत डालोगे, तो वो जो रेत है वो उस ग्लास में, अब उस ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो, अब उस ग्लास में थोड़ा पानी डाल दो, तो मुझे ये बताओ वो जो रेत है उस ग्लास में क्या बिल्कुल बॉटम पर जाकर सेटल हो जाएगा, पानी में ऊपर ही घूमता रहेगा, वो पानी के अंदर घूमता रहेगा, वो क्या होगा बोलो, रेत की बात, मैं सॉरी मैंने बात करी है आपसे, क्ले की बात करी है मैंने, फाइन ग्रेन सॉइल की। एक बार दोबारा से एग्जाम्पल सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप एक काम करो, आप एक ग्लास लो, उस ग्लास के अंदर आप थोड़ी सी क्ले डाल दो, क्ले, क्ले समझ गए ना सब, उसके अंदर थोड़ी क्ले डाल दो, बहुत बहुत फाइन पार्टिकल है, बहुत छोटा पार्टिकल है, ग्लास में आपने क्ले डाल दी, क्ले डालने के बाद उस ग्लास के अंदर थोड़ा पानी डाल दो। अब मुझे ये बताओ, वो जो आप ग्लास के अंदर क्ले डालोगे, तो क्ले जो है उसमें बॉटम पर जाकर सेटल हो जाएगी या उसमें सरफेस में पानी पे ही घूमती रहेगी, पानी के अंदर ही घूमती रहेगी, क्या होगा बोलो, सस्पेंडेड बॉन्ड सेटल, यस आपने सबने बता दिया क्या होगा, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा ना, पानी में घूमती रहेगी, बिल्कुल पानी में घूमती रहेगी। सो अगर क्ले पानी में घूमती रहेगी, अगर क्ले पानी में घूमती रहेगी, ठीक है, अब मैं क्या करूं, अगर मैं उस पानी को उठाकर बाल्टी में डाल दूं तो, अब मैं उसी सैंपल को उठाकर बाल्टी में डाल दूं तो क्या होगा, अभी भी वो पानी में ही घूमती रहेगी ना, आप अगर आप उसको उठा के बाल्टी में डालोगे तो अभी भी वो किस में घूमती रहेगी, पानी में घूमती रहेगी। लेकिन अब फर्क क्या होगा, अब फर्क ये आएगा, अब फर्क ये आएगा कि वॉइड्स का साइज क्या कर जाएगा, वॉइड्स का साइज क्या होगा, वॉइड ज्यादा हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वॉइड्स ज्यादा हो जाएंगे। अब उसको उठाकर कहाँ पर डाल दो, एक नदी में डाल दो, नदी में डाल दो, नदी में डालो उसको उठा के, अब क्या होगा, अभी भी वो पानी में घूमती रहेगी, अभी भी वो पानी में घूमती रहेगी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, वॉइड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, अभी भी क्या होंगे, वॉइड और ज्यादा बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। अब क्या करो,
उसको उठाकर डाल दो समुद्र में, समुद्र में डाल दो, अभी भी क्या होगा, वॉइड्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे ना। समुद्र में डालोगे तब भी क्या हो जाएगा, वॉइड्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी, वॉइड्स की वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ से आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ से आप ये बताओ, अगर वॉइड्स बार बार बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं वॉइड्स, जैसे जैसे आप बड़े बड़े मीडियम में डालते जा रहे हो, तो क्या आप ई मैक्स की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू बता सकते हो क्या? क्या आप ई मैक्स के लिए कोई लिमिट स्पेसिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। ई मैक्स के लिए हम कोई लिमिट स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अगर आप ई मैक्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, अगर आप ई मैक्स की लिमिट नहीं बता पा रहे, तो आप आईडी कैसे डिफाइन कर सकते हो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए? आईडी कैसे डिफाइन कर सकते हो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए? आया समझ में क्या रीजन है? आईडी कैसे डिफाइन करोगे, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो ये आपका यहाँ से समझ में आता है हमें। लेकिन अगर यही काम आप करते ना किसी कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ में, सैंड के साथ करो, यही सेम काम करो किसके साथ में, सैंड के साथ। सैंड डालो किसी ग्लास में, सैंड डालो ग्लास में पानी डाल दो, सैंड घूमती रहेगी ऊपर या नीचे बैठ जाएगी जाके? सैंड ऊपर घूमती रहेगी, नीचे बैठ जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी। यस, सेटल डाउन हो जाएगी, है ना, सेटल डाउन हो जाएगी। सो आया समझ में क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगी। तो अगर वो सेटल डाउन हो गई, मतलब वो इधर उधर पानी के साथ घूम नहीं रही है, पानी के साथ नहीं घूम रही है, उसके वॉइड्स ऐसे नहीं कि आर्बिट्ररी कुछ भी बढ़ जाएंगे, तो उसमें ई मैक्स की वैल्यू प्रेडिक्ट करी जा सकती है। बट इन द केस ऑफ द क्लेज आप ई मैक्स प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, सो आप आईडी भी डिफाइन नहीं कर सकते फॉर द क्लेज सॉइल। ये पॉइंट आपको समझना था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखो इसके बारे में जरा एक नोट करके लिखेंगे। ये टेबल्स वगैरह जो भी हैं, जो भी यहाँ पे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, वो आपको बाद में नोट करने हैं क्लास के। जो मैं स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ उनके लिए आप क्या करना, स्टेटमेंट साथ साथ नोट करते चलो। यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसके लिए बाद में स्पेस छोड़ लेना अपने नोट्स के बीच में, बाद में उसको कवर कर ले, बाद में उसको लिख लेना पूरा का पूरा। स्पेस छोड़ते चलो, क्लास के बाद में लिखते रहना सब, ठीक। लिखो जरा एक पॉइंट लिखो, आईडी रिप्रेजेंट्स, आईडी रिप्रेजेंट्स, लिखो आईडी रिप्रेजेंट्स लूजनेस और डेंसनेस, आईडी रिप्रेजेंट्स लूजनेस और डेंसनेस, आईडी रिप्रेजेंट्स लूजनेस और डेंसनेस ऑफ cohesionless soils only, id represents looseness or denseness of cohesionless soils only, of cohesionless soils only, in absolute terms, in absolute terms, in absolute terms, in absolute terms, in absolute terms। एक बात समझना जरा, एक बार बताओ पहले, शायद मैंने अभी तक आपको कोहेजनलेस के बारे में या फिर कोहेसिव के बारे में बताया था क्या? शायद नहीं बताया ना, आपको मैंने अभी तक कोहेजनलेस या फिर कोहेसिव के बारे में नहीं बताया है ना। हाँ देखो जरा, सो कोहेजनलेस का मतलब क्या है, सिंपल आप जानते ही हो, आपने फ्लूइड पढ़ रखी है, तो कोहेजन का मतलब तो आप जानते हो। कोहेजन का मीनिंग क्या होता है, कोहेसिव फोर्सेस हैं, मतलब क्या है कोहेसिव फोर्सेस का क्या मीनिंग होता है, कोहेसिव फोर्सेस होने का क्या मतलब है, कोहेसिव फोर्सेस का कोहेजन होना मतलब कोहेसिव फोर्सेस होना, क्या मतलब होता है इसका? अट्रैक्शन किसके बीच में, अट्रैक्शन किसके बीच में, अट्रैक्शन बिटवीन सेम, यस, ये बस सिंपल ये बोलना है आपको, इसके बीच में अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ द पार्टिकल्स, इसको क्या बोलते हैं, कोहेजन बोलते हैं। ओके, सेम पार्टिकल्स, ठीक है। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा, अगर कोहेजन है, अगर कोहेजन है मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के बीच में अच्छे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, अच्छे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये बताओ कि आपस में चिपक जाएंगे, यही तो मतलब है ना। दो चीजों के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अच्छे हैं, बॉन्डिंग अच्छी है, इसका मतलब यह है वो आपस में चिपक जाएगी, यही मतलब है। आप क्ले को उठाओ, आप क्ले को उठाओ, क्ले को उठाने के बाद उसको देखो जरा कि वो क्ले क्या आपस में चिपकती है या नहीं चिपकती, क्ले सॉइल क्या आपस में चिपक जाती है नहीं चिपक जाती है, बोलो। क्ले सॉइल के पार्टिकल क्या आपको चिपके हुए मिलेंगे ना आपस में, ऐसा होगा या नहीं होगा, क्ले सॉइल में सबने ऑब्जर्व कर रखा होगा यार, मिट्टी के बर्तन बनते हैं, है ना, चिपकते हैं। क्लियर है, मतलब कैसी सॉइल है, मतलब कैसी सॉइल है, कैसी सॉइल है, कोहेसिव सॉइल है, कैसी सॉइल है आपकी, कोहेसिव सॉइल है, यस, कोहेसिव सॉइल है। तो जो क्ले होता है आपका एंड जो आपका सिल्ट होता है, क्ले एंड सिल्ट, इनमें कोहेजन पाया जाता है, इनमें क्या देखने को मिलता है आपको, कोहेजन देखने को मिलता है, आपकी चिपक जाती है आपस में। सिल्ट में कम कोहेजन होगा एज कम्पेयर टू क्ले, लेकिन क्ले में तो बहुत अच्छा कोहेजन आपको देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ कोहेजन आपको सिल्ट में भी मिलता है देखने में। नेक्स्ट आता है आपके पास में, अगर मैं आपसे कहूँ सैंड उठाओ, सैंड, आपने कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा होगा, रेत पड़ा देखा होगा कहीं पे ना, सैंड उठाओ, सैंड को उठाओ, सैंड को उठाने के बाद देखो उसको हाथ में लेके देखो, उसको नीचे गिराओ, पार्टिकल चिपक जाएंगे क्या आपस में, बोलो।
क्या पार्टिकल चिपक जाएंगे आपस में? दो सैंड को नहीं चिपकेंगे ना, नहीं चिपकेंगे, पार्टिकल आपस में नहीं चिपकेंगे। अगर पार्टिकल आपस में नहीं चिपक रहे हैं, अगर पार्टिकल आपस में नहीं चिपक रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? कोहेजन है क्या बीच में उनके? क्या इसका मतलब उनके बीच में कोहेजन है? क्या उनके बीच में कोहेजन है? कोहेजन नहीं है। कोहेजन नहीं है, कोहेजन नहीं है मतलब क्या बोलोगे आप उनको? कोहेजन लेस बोलोगे ना। अगर कोहेजन नहीं है तो आप उनको क्या बोलोगे? कोहेजन लेस बोलोगे आप उनको। आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे कोहेजन लेस। सो आया समझ में? कोहेजन लेस सॉइल बोलने का मतलब है, अगर कोहेजन लेस हम बोल रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द सैंड्स। हम सैंड की बात कर रहे हैं, ग्रेवल की बात कर रहे हैं हम। अगर हम कोहेजनलेस बोल रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? सैंड की बात कर रहे हैं, ग्रेवल की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कोहेसिव बोल दिया आपको, तो कोहेसिव बोलने की बात है कि मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसके बारे में? क्ले के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्ले, मैं क्ले के बारे में बात कर रहा हूँ। सब लोग बताइए, ये क्लियर हुआ क्या? कोहेजन लेस यहाँ पे जो आपने लिखा है कि इज ओनली वैलिड फॉर द कोहेजन लेस सॉइल्स, तो कोहेजन लेस सॉइल अगर मैंने यहाँ पे लिखवाया तो मतलब क्या है कोहेजन लेस सॉइल का? तो कोहेजन लेस सॉइल अगर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा है, तो कोहेजन लेस सॉइल का मतलब आपको आगे समझ में क्या मतलब है कोहेजन लेस सॉइल का, कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? कोहेजनलेस मतलब कौन सी सॉइल? कोहेजनलेस मतलब कौन सी सॉइल? या सैंड या फिर ग्रेवल बोल दो। सैंड या फिर ग्रेवल। ठीक है, अभी क्लियर है ना? अब तो कोई डाउट नहीं है स्टेटमेंट में कि क्या बोला है आपने? दिस पैरामीटर इज ओनली वैलिड फॉर द कोहेजनलेस सॉइल्स, फॉर द कोहेजनलेस सॉइल ये सिर्फ वैलिड होता है। आगे इसी में लिखो कंटिन्यू करके। सर चिपके के सेटल होनी चाहिए थी ना सर, चिपक के सेटल होनी चाहिए थी ना, चिपक कर सेटल डाउन होनी चाहिए थी। देखो चिपक कर ये जो कोहेसिव फोर्सेस होते हैं ये वीक बहुत ज्यादा होती है। कोहेसिव फोर्सेस आपकी वीक बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा वीक होती है। कोहेसिव फोर्सेस बहुत बहुत ज्यादा वीक होती हैं। आप थोड़ा सा भी इन पे अगर कोई फोर्स लगा दो ना एडिशनल, तो ये एकदम ब्रेक भी कर जाएंगे। ये फोर्सेस एकदम ब्रेक कर जाएंगे, ये वाली फोर्सेस। सिंस फोर्सेस होती तो है लेकिन बहुत वीक होती हैं, बहुत वीक होती हैं। तो जैसे आपने उसको पानी के अंदर डाला, जैसे ही आपने उसको पानी के अंदर डाला, वो एकदम सडनली ब्रेक हो जाती है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ वाटर। सडनली ब्रेक हो जाते हैं। अगर ब्रेक हो गया तो पानी के साथ ही घूमती रहेगी। आपने फ्लूइड पढ़ा है तो फ्लूइड में आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि कोहेसिव फोर्सेस वगैरह जो होती है, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है, इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड बहुत कम है तो आप जैसे इनको पानी में डालते हो, पानी में डालने पे होता क्या है कि वो फोर्सेस ब्रेक भी हो जाते हैं एकदम से। अगर फोर्सेस ब्रेक हो जाएंगे तो पानी के साथ ही घूमते रहेंगे, पानी इनको सेटल नहीं करने देगा। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आपके पास में है, लिखो जरा इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखो, इसी में आगे कंटिन्यू करके लिखो। क्या लिखा था आपने? ओनली इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ये लिखा था ना। दिस पैरामीटर इज नॉट वैलिड फॉर, 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 दिस पैरामीटर इज नॉट वैलिड फॉर कोहेसिव सॉइल्स। This parameter is not valid for cohesive soils. This parameter is not valid for cohesive soils because in finding the value of Emax, 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 large uncertainties, large uncertainties are involved. Large uncertainties are involved. Large uncertainties are involved. बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ सबको? तो आपने क्या लिखा है कि दिस पैरामीटर इज ओनली वैलिड फॉर कोहेजनलेस सॉइल because and this parameter is not valid for cohesive soil because in finding Emax large uncertainties are involved in cohesive soils. ये सभी को क्लियर हो गया? सबको ये मीनिंग क्लियर हुआ इस स्टेटमेंट का? because this parameter is not valid for cohesive soils क्योंकि इन फाइंडिंग Emax लार्ज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। किसमें? कोहेसिव सॉइल्स में। लेकिन कोहेजनलेस सॉइल में ऐसा नहीं होता, कोहेजनलेस सॉइल में ऐसा नहीं है। कोहेसिव सॉइल में लार्ज अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिलेगी Emax पता करते समय, आप पता नहीं कर पाओगे आराम से। क्लियर है?
सो सब लोग एक बार कंफर्म करोगे ये वाला सबको जो पॉइंट था, ये सबको रीजन समझ में आया या नहीं आया? सबको ये रीजन समझ में आया कि भाई क्यों इसके लिए डिफाइन नहीं होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई दिस पैरामीटर इज नॉट डिफाइंड फॉर कोहेसिव सॉइल्स, बिकॉज अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। ईमैक्स आप इतना इजीली पता नहीं कर पाते वहां पे। अब देखो जरा, आपको यहाँ पे मैंने आईडी के बारे में बता दिया। आईडी है क्या, आईडी एब्सोल्यूट टर्म में बताएगा, किसके लिए डिफाइंड है, सारी चीजें देख ली आपने। आईडी का जो फॉर्मूला है आप एक दो तरह से वो लिख सकते हो। आईडी के फॉर्मूले लिखने के आपके पास एक दो तरीके और हैं, और तीनों चारों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसके। आप इसका फॉर्मूला किस किस तरह से लिख सकते हो वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। आईडी का फॉर्मूला एक तो हो रहा है आपके पास, लिखने का तरीका क्या है, देखो क्या तरीका है आईडी का फॉर्मूला लिखने का आपके पास। अच्छा, रिपीट करना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में ये बोला कि this parameter is not valid for cohesive soils. This parameter is not valid for cohesive soils because in finding Emax, large uncertainties are involved. अभी क्लियर है राहुल? In finding Emax, large uncertainties are involved. So सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? देखो जरा नेक्स्ट, अब क्या लिखना है, एक और तरीका है आपके पास आईडी का फॉर्मूला लिखने का। आईडी का फॉर्मूला क्या होता है ना, देखो सिंपल क्या करना है आपको, ये फॉर्मूला होगा आईडी का। अब एक आईडी का एक और फॉर्मूला लिख रहे हैं हम। आईडी का फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप, ये फॉर्मूला है। अब आप सोचोगे सर ये क्या बना दिया। 123 एंड 213, आपको ये नंबर याद रखना है। क्या नंबर है? 123 एंड 213। इस तरह के कुछ नंबर मैं आपको याद रखवाऊंगा इस सब्जेक्ट के अंदर। कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो मैं आपको इस सब्जेक्ट में याद रखवाऊंगा। 123 एंड 213, ये बताओ गामा डी, गामा डी मैक्स एंड गामा डी मिनिमम, तीन केस उठा रहा हूं मैं। गामा डी मैक्स, गामा डी आपको पता है ना ड्राई यूनिट वेट होता है। गामा डी मैक्स, गामा डी एंड गामा डी मिनिमम में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी निकल के? सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी मिलेगी आपको इन तीनों में से? गामा डी में से, गामा डी मैक्स में से, या फिर गामा डी मिनिमम में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी निकल के? बोलो। गामा डी मैक्स की। किसकी होगी? गामा डी मैक्स की होगी ना, बिल्कुल ज्यादा होगी। चलो सबको समझ में आता है। सबसे मिनिमम कौन सा होगा? सबसे मिनिमम कौन सा आएगा निकल के? सबसे मिनिमम कौन सा निकल कर आएगा? मिनिमम वाला। सबसे मिनिमम कौन सा निकल कर आएगा? सबसे मिनिमम वाला निकल कर आएगा। और गामा डी जो होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करेगी। गामा डी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वाले के बीच में लाई करेगी। ये पॉइंट आता है समझ में ना? गामा डी की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम वाले के बीच में लाई करेगी। अब ये बताओ, आपने बताया गामा डी मैक्सिमम है, सो गामा डी मैक्सिमम के टाइम पे सॉइल की स्टेट कैसी रहेगी? लूज या फिर डेंस? डेंसेस्ट या फिर लूजेस्ट? डेंसेस्ट या फिर लूजेस्ट, कैसी स्टेट रहेगी? डेंसेस्ट, यस डेंसेस्ट कंडीशन रहेगी बिल्कुल। लेकिन ई मैक्स के टाइम पे लूजेस्ट थी? ई मैक्स के टाइम पे लूजेस्ट थी, ये पॉइंट आपको क्लियर है? ई मैक्स के टाइम पे लूजेस्ट थी। गामा डी के टाइम पे, गामा डी मिनिमम के टाइम पे कंडीशन कैसी रहेगी? गामा डी मिनिमम के टाइम पे स्टेट कैसी होगी? गामा डी मिनिमम के टाइम पे स्टेट कैसी होगी? लूज होगी, वेरी लूज, मतलब लूजेस्ट बोल दो आप, सिंपल ना, क्या बोल दो? लूजेस्ट बोल दो, लूजेस्ट बोल दो। तो आपको ये चीज समझ में आती है, गामा डी मैक्सिमम है डेंसेस्ट कंडीशन में होगा, गामा डी मिनिमम है लूजेस्ट कंडीशन में होगा, गामा डी इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा कौन है? गामा डी मैक्स है। सबसे ज्यादा कौन है? गामा डी मैक्स है। सो जो जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है उसको क्या दोगे आप? फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे या नहीं दोगे? जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है आपकी नजरों में उसे फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे या नहीं देंगे? बोलो। देंगे ना? जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको क्या देंगे? सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे। जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको क्या देंगे? सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे। सो जिसकी वैल्यू सबसे कम है उसको क्या देंगे? सबसे लास्ट प्रायोरिटी देंगे। मतलब क्या? थर्ड, मतलब थर्ड। और जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, कुछ ऐसे भी होंगे ना जिनकी वैल्यू आपकी नजरों में इंटरमीडिएट होगी, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत कम है, उसको क्या दोगे आप? मिडिल, सेकंड प्रायोरिटी दोगे। सो गामा डी इज इक्वल टू व्हाट? 2। आया नहीं आया समझ में? बोलो। 1 2 3 मीनिंग क्लियर होगा? मीनिंग क्लियर हो गया इनका? 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है?
सो इनका मीनिंग क्लियर हो गया कि भाई 1 का मतलब क्या है, 2 का मतलब क्या है, 3 का मतलब क्या है। अब एक्चुअली में क्या है कि फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है इसमें बाद में बहुत ज्यादा, तो याद नहीं रह पाता, इसलिए एक नंबर याद रखना 123 एंड 213। बाकी आपको जैसे याद रखना हो वैसे रखो भाई, आपकी चॉइस है। सो क्या लिखोगे फॉर्मूला, प्रॉपर तरह से फॉर्मूला क्या लिख दोगे, फाइनली इसका फॉर्मूला लिख दीजिए। सर फॉर्मूला होगा आई डी विल बी इक्वल टू वॉट, गामा डी मैक्स 2, मतलब गामा डी माइनस 3 गामा डी मिनिमम डिवाइडेड बाय गामा डी मैक्सिमम माइनस गामा डी मिनिमम इंटू 100। बोलो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ फॉर्मूला सबको, सबको क्लियर है नहीं है, 100% लिखा है, बोलो क्लियर है नहीं है सबको, फॉर्मूला कैसे लिखना है, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, सबको क्लियर हो गया, बोलो सब लोग। सो फॉर्मूला आया आपको समझ में लिखना सर, बहुत अच्छे से। ओके, अब इसका डेरिवेशन जो है ना इस फॉर्मूले का वो मैं कल कराऊंगा आपको ना, मैंने आपको बताया, मैंने आपको आज थ्योरी वाली चीजें बहुत सारी बताई हैं। तो गामा डी मतलब जितने भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए आज स्टार्टिंग में, वो जो एक पूरा टेबल बनवाया था ना आपको, 12-13 फॉर्मूले जिसमें एक साथ लिखे थे, उसमें से काफी सारे फॉर्मूले तो हम डराइव कर चुके हैं ऑलरेडी, वॉइड रेशो का, पोरोसिटी का। कुछ फॉर्मुलों का डेरिवेशन मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है, डेरिवेशन हम कल करेंगे। सिमिलरली ये जो फॉर्मूला है आपका, इसका भी डेरिवेशन हम कल कर लेंगे, तो डेरिवेशन मैं आपको कल करा दूंगा, ठीक है। बाकी वो फॉर्मूले आप कल तक याद रख लेना सारे के सारे, कल तक सारे के सारे फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे, ठीक है। इनका डेरिवेशन पार्ट मैं आपसे कल डिस्कस करूंगा, कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा, एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो होगा इंडेक्स प्रॉपर्टीज। होपफुली कल मैं आपका इंडेक्स प्रॉपर्टी शुरू कर दूंगा, जिसमें कि आपका डिटर्मिनेशन करा जाता है वाटर कंटेंट का, जिसमें कि आप डिटर्मिनेशन करोगे स्पेसिफिक ग्रेविटी का, जिसमें आप डिटर्मिनेशन करोगे बल्क यूनिट वेट का, आप पढ़ोगे कंसिस्टेंसी के बारे में, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी, ये सब चीजें पढ़ोगे इंडेक्स प्रॉपर्टी के अंदर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होपफुली शायद आपका कल शुरू हो जाए। तो बाकी अपना कल कंटिन्यू करते हैं आगे, कुछ और जो पॉइंट होंगे वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक। सो आगे कल डिस्कस करते हैं फिर, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन, कोई प्रॉब्लम हो तो किसी तरह का पूछ लीजिए, बाकी फिर नहीं तो कल कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके फर्स्ट स्लाइड, एक सेकेंड, फर्स्ट स्लाइड थी आपके पास में, ये थी आपके पास में फर्स्ट स्लाइड, ये फर्स्ट स्लाइड था। सो थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट, कल डिस्कस करते हैं आगे फिर ना। सो ठीक है, थैंक यू, कल बात करते हैं आगे फिर ना।